के हमारे नावल का नाम है इश्क में हारी और इसकी राइटर भी हैं अना अलियास। अरे, तुम तो इंटरव्यू के लिए गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई? अभी आधा घंटा तो हुआ तो उसे घर से निकले हुए कि इतनी जल्दी वो वापस भी आ गई। रफ़िया ने अभी हांडी बनानी शुरू ही की थी कि मतीबा वापस भी आ गई। हम जैसों की किस्मत में इंटरव्यू भी नहीं है, वो तल्खी से बोलती हुई सहन में रखी चारपाई पर बैठी गुस्से से जूती उतारकर सामने दीवार पर मारी। हाय हाय, ये क्या हो गया है? ये क्या तरीका है? रफ़िया उसका गुस्सा देखकर हैरत से चिल्लाई। यही तरीका है मेरे पास। उस मनहूस जूते की वजह से मैं आज इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकी। अभी बस स्टैंड तक पहुंची ही थी कि ये ऐन सड़क पर दगा दे गई। अब इस टूटी जूती के साथ मैं इंटरव्यू देने से रही। बड़ी मुश्किल से इसे घसीट घसीट कर घर वापस आई हूँ। इंटरव्यू का टाइम भी निकल चुका है। वो सर पर हाथ रख के अपनी रुदात सुना रही थी। कोई बात नहीं बेटे, इस तरह दिल बुरा नहीं करते। रफ़िया उसके पास बैठकर प्यार से उसका कंधा सुलाते हुए बोली। रहने दे अम्मी, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। बस मुझे अंदाज़ा हो गया, हमारी किस्मत ऐसी ही रहनी है। कभी खुशहाली की हमने शक्ल नहीं देखनी, हम ऐसे ही गुर्बत में मर जाएंगे। वो मायूस कुन लहजे में बोली। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझाऊं कि ऐसी कुफर की बातें मुंह से नहीं निकालते, अल्लाह नाराज़ होता है। वो जिद होकर बोली। अम्मी, अल्लाह ने हमसे नाराज़ ही रहना है। वो मुसलसल खुद अजियती से भरपूर बातें कर रही थी। मतीबा, तुझसे बात करने से बेहतर है बंदा खामोश ही रहे। खुद भी ऐसे बातें करके गुनाहगार होती हो और मुझे भी करती हो। बल आखिर रफ़िया उसकी बातों से घबराकर वहाँ से उठ गई। जानती थी वो अपने दिल का गुबार ऐसी ही बातों से निकालती थी, मगर वो मज़ीद वहाँ बैठे रहकर गुनाहगार नहीं हो सकती थी। गुर्बत ने उनकी बेटी को तल्ख बना दिया था। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर शौहर की बेतुजी, शराब और नशे की आदतों ने उसे तो इस काबिल न छोड़ा कि 4 पैसे कमाकर बीवी और बेटी के हाथ पर रखता। मगर रफ़िया ने सिलाई कढ़ाई करके इतना ज़रूर किया कि मतीबा को पढ़ा लिखा दिया। मैट्रिक के बाद मतीबा ने शाम में कोचिंग सेंटर में ट्यूशन करके अपनी ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाया। इसके बाद कॉलेज को तो खैराबाद कह दिया। एक करीबी स्कूल में टीचिंग करके प्राइवेट मास्टर्स किया। दोनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मोहल्ले के बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ने आ जाए, मगर फाइक की जुए और शराब की आदतों की वजह से कोई मोहल्ले का बंदा उनके घर अपने बच्चों को भेजने को तैयार ना होता। कभी कभार वो अपने गंदे दोस्तों को घर ले आता। उस लम्हे रफ़िया मतीबा को एक कमरे में बंद रहने का हुक्म देती और खुद जैसे तैसे मेहमान नवाजी करती। फ़ाइक बीवी की तो ना सुनता, लिहाजा रफ़िया ने मोहल्ले में मौजूद तारिक साहब से दरख्वास्त की कि फ़ाइक को मना करे कि अपने घर अपने बदकार दोस्तों को मत लाए। फ़ाइक तारिक साहब की भी फिर भी सुन लेता था। उनके कहने के बाद वो फिर दोबारा अपने दोस्तों को नहीं लाया। उसे तो एहसास ही नहीं था कि घर में जवान बेटी है, मगर रफ़िया किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। रफ़िया के अपने तो वालिदैन हयात नहीं थे, बस एक भाई था जो बहुत साल पहले दुबई ऐसा गया कि उसने पढ़कर खबर न ली। फ़ाइक के घर वालों में भी एक बड़ा भाई और बहन थे जो फ़ाइक की शादी करवाकर गोया गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। माँ बाप उसके थे नहीं। उनके बाद ही वो ऐसा बुरी कंपनी में पड़ा कि भाई बहन के मना करने के बावजूद नहीं हटा। उन्होंने शादी करवाकर गोया जिम्मेदारी पूरी की और फिर भाई को उसके हाल पर छोड़कर चले गए। ये शुक्र था कि बाप की जायदाद में से टूटा फूटा ही सही एक मकान भाई को दे दिया था। सर छुपाने की जगह भी ना होती तो रफ़िया अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती और किराए कैसे पूरे करती। शुरू में रफ़िया ने बहुत कोशिश की कि फ़ाइक किसी तरह इन गलीज़ कामों से दूर रहे, मगर रफ़िया के मना करने पर वो उसे धनक कर रख देता। लिहाजा उसने भी आहिस्ता आहिस्ता चुप साध ली। बस अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बेटी को किसी मकाम पर देखना था। मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी मतीबा ने इस आस में स्कूल की नौकरी छोड़ी कि अब मास्टर्स कर लिया तो किसी अच्छी जगह जॉब मिलेगी। मगर जैसे ही उसने मार्केट में कदम रख अंदाज़ा हुआ यहाँ तो PhD वाले रूल रहे हैं, वो अपने प्राइवेट मास्टर्स के साथ क्या तीर मार लेगी। वापस उस स्कूल में जाना चाहा तो उन्होंने उसकी जगह फिल होने की खबर सुनाई। मतीबा बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। जॉब का क्या बना? अगले दिन हरीम के बुलाने पर वो न चाहते हुए भी उससे मिलने चली गई। इस वक्त दोनों KFC के हॉल में आमने सामने बैठी थी। हरीम उसके बचपन की दोस्ती, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर वो अपने और मतीबा की दोस्ती के बीच कभी अपने क्लास को नहीं लाई। बहुत बार उसने ग्रेजुएशन करके उसके यूनिवर्सिटी के खर्चे उठाने का इरादा किया, मगर मतीबा की खुदारी हमेशा आड़े आई। क्या बनना यार, हम जैसे सिर्फ ठोकरे खाने के लिए पैदा होते हैं। वो चिप्स इधर से उधर करती तल्खी से बोली। मतीबा, ऐसे नहीं कहते यार, बाबा ने कितनी बार तुम्हें कहा है कि वो तुम्हारी कहीं जॉब करवा देते हैं, लेकिन तुम हो के मानती ही नहीं। वो बेचारगी से बोली।
मुझे सिफारिश के बलबूते पर कुछ नहीं करना। मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि कोई मेरी काबिलियत देखे, परखे बिना मुझे पैसे दे। मुझे ऐसा पैसा हलाल नहीं, हराम लगता है। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझे हराम से दूर रखा और मैं सिर्फ एक किस्मत के हेर फेर से घबरा कर हराम की जानिब चल दूँ। नहीं हरीम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मतीबा ने आज हर बात उस पर वाजे कर दी। और गलत भी नहीं था। हमारे माशरे में लोग अपनी काबिलियत की बजाय दूसरों के नाम पर नौकरियां करते हैं, चाहे वो उसके अहल हों या नहीं। इसीलिए तो हर जगह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो कब तक तुम ख्वार होगी? हरीम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते कहा। जब तक किस्मत ख्वार करती रहेगी, वो सर झुकाए बेबसी से बोली। खैर तुम ये बातें छोड़ो, ये बताओ शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची? सर झटक कर वो मौजू ही बदल गई। कुछ देर उसकी शादी की तैयारी का अहवाल सुनकर और दिल पर मजीद बोझ लेकर वो घर लौटी। एक इंटरव्यू के लिए जाना था मगर दिल इनकारी हो गया, लिहाजा वापस घर ही आ गई। मगर वो सीवी जो उसके हाथ में था वो वहीं टेबल पर भूल आए। और किस्मत कब कैसे आपको सही सिमत ले जाए, ये ना हमारे गुमान में है, ना हम इसके बारे में कभी अंदाजे लगा सकते हैं। अल्लाह तो बस हमसे भूल चूक करवाता है, वो भूल चूक हमें हमारी असल मंजिल की जानिब ले जाने के लिए करवाता है। घर आकर मतीबा को याद आया कि वो सीवी जो वो साथ लेकर गई थी वो अब उसके पास नहीं। बैग अच्छी तरह खंगाला, मगर वो होता तो मिलता। परेशानी अलग गई कि इसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। सर पकड़कर वो कितनी ही देर बैठी रही। रईद ने एक क्लाइंट से मिलना था, अभी उससे मिलने में वक्त था। इतनी देर में वो अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए KFC चला गया ताकि आराम से बैठकर एक तो काम कर सके और फिर कुछ खा पी भी सके। अभी रात को ही दुबई से एक मीटिंग करके वापस आया था। सुबह जल्द उठकर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के मामलात निपटाते इतना वक्त न मिला कि नाश्ता कर सकता। सुबह की बस एक कप चाय पी थी। इस वक्त पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक टेबल पर अपना लैपटॉप बैग रखा, पहले बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। लैपटॉप ऑन करते ही तेज़ी से हाथ चलने लगे, साथ साथ एम पॉइंट्स एक पेपर पर भी नोट करता जा रहा था। तवज्जो उस वक्त भटकी जब अपने से अगली टेबल पर बैठी एक नुस्वानी आवाज़ का खुदारी पर मबनी लेक्चर कानों में पड़ा। कुछ लम्हों के लिए काम रोककर उसने उस खुददार लड़की की पूछ देखी जो अपने दोस्त को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि सिफारिश पर होने वाली नौकरी उसको किसी सूरत नहीं करनी। आज के दौर में ऐसी सोच शायद ही किसी की हो, और इस लड़की की यही सोच रईद को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। काम वो ख़त्म कर चुका था, लिहाजा लैपटॉप बंद करके अपनी पूरी तवज्जो उन दोनों पर मबजूल की। नाम उसे मालूम हो गया, मतीबा। सामने वाली लड़की ने 2-3 बार उसका नाम लिया। उसकी सोच की तरह उसका नाम भी खूबसूरत था। बातों से वो ये भी जान गया कि उसकी दोस्त की चंद दिनों बाद शादी थी। जैसे ही वो उठी, रईद ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली जो बैग उठाकर अब सामने वाली लड़की के बराबर खड़ी थी। उसका रुख मुकम्मल तौर पर अब रईद की जानिब था। वो कोई बहुत बड़ी चेहरा ना थी, आम सी रंगत वाली, मगर एतमाद उसे नुमाया बना रहा था। खुद को चादर में ओढ़े आम से कपड़े पहने भी वो एक शान से ऐसे चल रही थी जैसे कहीं की मलका हो। रईद को उसका ये पुरअतमाद अंदाज बेहद अच्छा लगा। अपनी क्लास से आप बड़े छोटे नहीं हो जाते। हाँ, अपने इखलाक और अपनी सलाहियतों से आप बड़े छोटे होते हैं। गुर्बत गुनाह नहीं जिसे खुद पर तारी करके आप दूसरों से खुद को कमतर महसूस करें। रई ने नज़र हटाकर घड़ी पर टाइम देखा। जल्दी से बाकी का बर्गर ख़त्म करके अपनी चीज़ें समेटी की नज़र सामने वाली टेबल पर पड़े चंद कागजात पर पड़ी। उसे एकदम ख्याल आया कि उन दोनों में से कोई एक ये छोड़ गई है। वो उठकर उस टेबल के करीब आया, हाथ बढ़ाकर टेबल से कागजात उठाए। वो तो कोई सीवी था जिस पर जगमगाता नाम देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि ये उसी बावकार लड़की का है। उसका अंदाज याद करके वो हौले से मुस्कुराया, फिर कुछ सोचकर वो सीवी अपने बैग में रखा और ख़ुद भी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। नाश्ता तो कर लो सही से, रफ़िया ने उसे पराठे के 1-2 लुक़मे जहर मार करते देखकर कहा। बस सम्मा और दिल नहीं कर रहा। चाय के आखिरी घूंट लेते वो जल्दी से बोली, आज फिर 2 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। पता नहीं कब तक वापसी हो, कुछ खा पी लो सही से, बस किराए के पैसे लेकर जाती हो, वो खफगी से बोली। दोनों इस वक्त किचन में पीढ़ियों पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अम्मा, जब अल्लाह गुर्बत देता है ना तो सब्र भी दे देता है। जितना पैसा आता है हवस बढ़ जाती है। बस दुआ करना अल्लाह इतना ही दे कि ज़रूरतें पूरी हों, हवस में ना पड़ूं। न जाने आज सुबह सुबह वो कैसे इतनी उम्मीद बातें कर रही थी। रफ़िया ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। अल्लाह बेहतर करेगा, उन्होंने मोहब्बत से उसके कंधे को थपथपाते कहा। अभी वो आखिरी घूंट भर रही थी कि कमरे में पड़ा मोबाइल बोलने लगा। वो तेज़ी से उठकर अंदर की जानी बढ़ी। अनजान नंबर देखकर भी उसने नज़रअंदाज नहीं किया। हो सकता है कहीं से कॉल आई हो, यही सोचकर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, महज़ब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या मैं मतीबा से बात कर सकता हूँ? नहायत धीमा और पुरवकार लहजे में कोई मर्द बोल रहा था। जी मैं मतीबा ही बोल रही हूँ, उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया।
मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस है। हमें अपने ऑफिस के लिए एक मेहनती और ईमानदार बंदे की ज़रूरत है जो हमारी सर्विसेज को सुपरवाइज कर सके। आप अगर बेहतर समझे तो आज इंटरव्यू के लिए आ जाए। रईद ने बिना तमहीद असल बात की। क्या मैंने आपकी कंपनी में सीवी ड्रॉप किया था? सीवी का चूँकि उसका कोई नाम नहीं था और ना ये कहा कि आपने हमारी कंपनी के लिए अप्लाई किया था। सीधा सीधा अपनी कंपनी का तारुफ करवाने लगा। इसलिए मतीबा को हैरत हुई। अमूमन वो जहाँ सीवी ड्रॉप करती थी, इंटरव्यू कॉल जब आती वो यही कहते कि आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त आ जाइए। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ ना था। जी आपने अप्लाई तो नहीं किया, मगर मुझे आपका सीवी कहीं से मिला और वो देखने के बाद आप मुझे इस पोस्ट के लिए बिल्कुल मुनासिब लगी, इसलिए आपको कॉल कर दी। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या लड़की थी, इस बात से गर्ज थी कि अप्लाई किया है या नहीं। रईद मुस्कुराए बिना न रह सका, लेकिन वो अभी भी वहीं अटकी हुई थी। आपको मैं इसी नंबर पर अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड करता हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आइए, मैं तफसील आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊँगा। और यकीन रखिए आपकी किसी ने सिफारिश नहीं की, हत्ता कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने भी नहीं। मुस्कुराहट रोकता वो उसे मज़ीद हैरान करता। फ़ोन बंद कर चुका था। वो किस बात का हवाला दे रहा था वो समझते हुए भी समझ ना पाए। फ़ोन कान से हटाते वो मखमसे में थी कि ये कौन हो सकता है। उसी लम्बे मोबाइल की टोन फिर से बजी। उसी का मैसेज था। ऑफिस का एड्रेस और टाइम लिखा था। ठीक 10 बजे उसे वहाँ पहुँचना था और इस वक्त 8:30 का वक्त हो चुका था। तैयारी तो उसने कोई ख़ास नहीं करनी थी। वहीं जो चंद जोड़े उसके पास थे उनमें से एक गहरे नीले रंग का सादा सा शलवार कुर्ता पहन रखा था। उस पर एक बड़ी सी काली कढ़ाई वाली चादर ले रखी थी। बैग पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। कश्मकश में थी कि माँ को ये सब वाक़या बताया या नहीं। फिर कुछ सोचकर खामोशी रही। घर के बैरूनी दरवाजे से निकलते वक्त ऊंची आवाज़ में सलाम कहती दहलीज पार कर गई। अभी रूट की बस लेने में भी टाइम लगना था, इसीलिए वो पहले ही निकल खड़ी हुई। दिल परेशान भी था कि न जाने कौन बंदा है, सही इंसान है भी या नहीं। दिमाग में ताने बाने बुनती एक बस पकड़ी। फिर एक और स्टॉप पर उतरकर रईद के ऑफिस पहुंचने के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। ठीक 9:45 बजे वो उस अजीमुल शान बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंची। बाहर खड़े गार्ड से अंदर का रास्ता पूछा। अपने खुद एतमाद अंदाज में वो अंदर की जानी बढ़ी। अंदर पहुंचकर वो रिसेप्शन पे मौजूद लड़की के पास रुकी। जी मैम, किससे मिलना है आपको? वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरा इंटरव्यू था, मतीबा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मतीबा की बात पर उस लड़की ने सर से पाँव तक हैरान नजरों से उसे देखा। आप मतीबा है? उसे जैसे अभी भी यकीन न आया। कुछ देर पहले ही बॉस ने उसे बताया था कि कोई मतीबा नाम की लड़की आएगी इंटरव्यू के लिए, उसे ऑफिस भेज दिया जाए। अब तक तो उसने यहाँ फैशनेबल लड़कियाँ ही इंटरव्यू के लिए आती देखी थी। ये दकियानूसी हुलिये वाली लड़की देखकर उसका हैरान होना बनता था। मतीबा ने कड़ी नज़रों से उसे खुद को घूरते देखा। ओके, आप वेट करिए। उसने एक जानिब उसे बैठने का इशारा किया। मतीबा उस जानिब बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर बॉस को मैसेज दिया। जी सर, वो आ गई हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ओके सर। सर हिलाकर उसने फ़ोन बंद किया। आप यहाँ से 3rd फ्लोर पर जाएंगी तो आगे से एक कॉरिडोर है, उसके एंड पर सर का ऑफिस है। उसने शाइस्तगी से उसे गाइड किया। थैंक्स। मतीबा उसका शुक्रिया अदा करती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। लिफ्ट भी थी, मगर उसने सीढ़ियों से जाना मुनासिब समझा। कुछ ही देर बाद 3रे फ्लोर पर पहुंचकर वो उसके ऑफिस के सामने थी। नॉक करने से पहले उसने अपने धड़कते दिल को संभाला। उम्मीद तो थी कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। हौले से दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। एक गमगीन आवाज़ दरवाजे के उस पार से आई। मतीबा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। उसकी तवक्को के बरक्स वो जो उस कंपनी का बॉस था वो नहायत कम उम्र था। 30 के लगभग बॉस की कुर्सी पर बैठा वो शख्स हकीकतन शानदार था, या फिर उसकी अमीरी ने उसे इतना शानदार बना दिया था। मतीबा फैसला नहीं कर सकी। ब्लैक ड्रेस कोट में वाइट कलर की शर्ट पहने और उस पर डॉट्स वाली नेवी ब्लू टाई लगाए, भूरी दाढ़ी और डार्क ब्राउन बालों वाला वो खुश शक्ल नौजवान तम तराक से बॉस की कुर्सी पर बरजमान था। नकूश किसी कदर तीखी मगर गहरी हेजल आंखें जब मुकाबिल पर पड़ी तो उसे कंफ्यूज करके रखती। मतीबा जो कम ही किसी से घबराती थी, हकीकत में उस बंदे से घबराई थी। प्लीज़ कम इन मैम, उसे वहीं जमा देखकर उसने मीठी लहजे में कहा और अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मतीबा में कान की अंदाज में बैग पर गिरफ्त मजबूत करती उसकी टेबल के उस जानिब रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। नज़र उठाकर एक बार फिर उसे देखा जो लैपटॉप पर कुछ काम वाइंड अप कर रहा था। दौलत आजो तो क्या वो लोगों को इतना ही मसरूफ़ कर देती है कि अपने सामने बैठे शख्स के वक्त बर्बाद होने का एहसास नहीं रहता। मतीबा ने तलखी से सोचा। आई एम रियली सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, बस ये फ़ाइल अर्जेंट सेंड करनी है। मतीबा चौंकी, उसकी जानिब देखे बिना वो शख्स उसकी सोच पढ़ रहा था। अब मतीबा ने उस पर नज़र भी डालने से एतराज़ किया। कोई जिन तो नहीं?
मतीबा ने चोर नज़र उस पर डालकर सोचा। ओके मैम, नाउ कम टूवर्ड्स यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज़। एकदम वो मतीबा की जानिब घूमा। अब उसका पूरे का पूरा रुख मतीबा की जानिब था। मतीबा ने आत्मात बहाल करते और उसकी नज़रों में देखने से तनाव बरतते अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बताना शुरू किया। इस दौरान रईत की खोजती नज़रें उसके चेहरे से एक पल को भी नहीं हटी। शायद ये सब वो उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कर रहा था। मतीबा को ऐसा ही महसूस हुआ। ओके मैम, अगर बुरा ना मनाइए तो एक पर्सनल क्वेश्चन। उसने मतीबा से इजाज़त मांगी। मतीबा तो उसके अखलाक पर हैरान थी और कुछ देर पहले जो उसके बारे में मगरूर होने का सोचा था वो सोच अब दम तोड़ चुकी थी। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए थे मगर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं करता था। यस प्लीज़ सर, उसने इजाज़त दी। आपके ग्रेजुएशन में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं किया और रेगुलर क्यों नहीं किया, जबकि बीए में आपका मेजर सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है। उसकी सीवी जो टेबल की जानिब रखी थी वो उठाकर देखते उसने हैरत से पूछा, जिस पर मतीबा की सब डिटेल मौजूद थी। अगर इतने पैसे होते कि मैं रेगुलर कर सकती तो जॉब के लिए धक्के न खाती, मतीबा ने साफ गोई से कहा, और यह सच्चाई ही रईत को उसमें क्लिक की थी। अब मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? मतीबा के दिमाग में जो बात कब से कुलबुला रही थी, आखिर वो पूछे बिना न रह सकी कि रईत को उसका सीवी कैसे मिला। उसके सवाली अंदाज पर वो मुस्कुराया, जैसे समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। आप कल ये सीवी KFC में भूल गई थी जहाँ आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मैंने आपकी चंद बातें सुनी जिससे मुझे लगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है। रई ने भी झूठ की बजाय सच्चाई से काम लेते कहा। ओह, तो आपने हमदर्दी की वजह से मुझे आज बुलाया है? वो एकदम बदगुमान हुई। क्यों, आप क्या अंधी हैं, बहरी हैं या अपाहज? वो रईत से इतने अजीब सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। क्या मतलब? उलझ कर पूछा। मैं ऑफिस चलाता हूँ, ट्रस्ट नहीं। एक बात, वो इस वक्त खतरनाक हद तक संजीदा हो चुका था। कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट जिसने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था मफकूद थी। दूसरी बात, आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जिनका आपको खुद अंदाज़ा नहीं। गुर्बत में रहने वालों का कॉन्फिडेंस कभी इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो एहसास कमतरी की वजह से किसी के साथ एतमाद से बात करने के काबिल नहीं होते। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो काबिल तहसीन है। वो उंगली उठाकर उसकी जानिब इशारा करता। उसे सराह रहा था। ये अपनी नौयत का अजीब इंटरव्यू था जो आज मतीबा दे रही थी। तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरी सर्विसेज को नहायत ईमानदारी से देखे। और आपकी कल की गुफ्तगू के बाद मुझे लगा कि आपसे बेहतरीन ऑप्शन मेरे पास नहीं। जो शख्स नौकरी इसीलिए ना करे कि उसमें सिफारिश की आमेजिश हो, मेरे नज़दीक इससे बड़ी ईमानदारी और कोई नहीं। पेपर वेट को घुमाता चेयर के साथ टेक लगाए वो मतीबा को हर जाविये से जांच रहा था। मैम, आपको एक बात बताऊं, जब लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो खुद पर बहुत से नकाब चढ़ाकर खुद को बहुत अच्छा बनाकर पेश करते हैं। अभी जो मैंने सवाल आपसे किया कि आपने MA प्राइवेट क्यों किया, तो कोई भी मुझे इतनी साफ गोई से ये ना बताता कि उसके हालात ने उससे इजाज़त नहीं दी, बल्कि वो अपनी गुर्बत को बड़ी आसानी से छुपाता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि आप हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हैं। खैर, इन सब बातों को बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करिए और ये ना समझिए कि मैंने कोई हमदर्दी की है। आगे को होकर टेबल पर कोहनियाँ रखते उसने अपनी बात मुकम्मल की। मैं अभी आपको 30,000 सैलरी पैकेज ऑफर कर रहा हूँ। 3 माह का प्रोबेशन है और अगर इस दौरान आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो आपकी सैलरी 35 विद पिक एंड ड्रॉप फ्री हो जाएगी। और अगर इन 3 माह में मुझे कोई गड़बड़ नज़र आई तो इस पीरियड के दौरान ही हम आपको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। अब वो प्रोफेशनल अंदाज में उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा था। मतीबा ने सर हिलाया। एनी क्वेश्चन? रईद ने भुएं चुका कर कहा। आपको टेलीपैथी आती है? इतने गैर मुतवक्का सवाल पर वो कहका लगाए बगैर नहीं रह सका। लोगों के चेहरे को पढ़ने के लिए टेलीपैथी का इल्म रखना ज़रूरी नहीं। जो लोग चेहरे पढ़ लेते हैं वो नफ़े में भी रहते हैं और नुकसान में भी, क्योंकि कुछ चेहरों पर लिखी अपने बारे में तहरीरें बहुत तकलीफ से विचार करती हैं। खैर, तजुर्बात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। आप भी जल्द सीख जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। कल से आप हमें ज्वाइन करेंगी। अपना अपॉइंटमेंट लेटर आप बाहर से लास्ट टेबल पर बैठे जवाद साहब से ले सकती हैं। हैव अ गुड डे। अपनी बात ख़त्म करके उसने फिर से लैपटॉप खोला। थैंक यू सर, वो अपनी सीट से उठते हुए बोली। कहाँ उम्मीद थी कि जॉब भी आज ही मिल जाएगी और वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ। रईत के ऑफिस से निकलकर उसने जवाब से अपॉइंटमेंट लेटर लिया और उस शानदार ऑफिस से बाहर आ गई। घर आने तक वो रईत की बातों के आसार में थी। कितना अजीब शख्स है, खुश्क और मेहरबान, दोनों रूप एक साथ। रात में वो अगले दिन की तैयारी कर रही थी कि रफ़िया उसके पास आई। मेरी बात सुन,
अभी तेरा बाप पूछे तो उसे अपने पैसे ना बताना, मैं खुद ही कुछ कहकर टाल दूंगी, मगर फिलहाल ये बात उस पर ना खुले तो बेहतर है। वो फर्श पर कपड़ा रखे पास मुझे स्विच में इस्त्री का प्लग लगाए कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ थी। जी अम्मा, वो बस मुख्तसर सा ही जवाब दे सकी। मैं कहती थी ना मतीबा, किस्मत से खफा नहीं होते। देख अल्लाह ने हमारा बाजू पकड़ ही लिया। वो हाथ ऊपर की जानिब उठाकर बोली, खुशी उनके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। अम्मा, जैसे ही मेरी पहली पे आएगी आपने ये सिलाई कढ़ाई बंद कर देनी है। प्लग निकालते हुए वो उन्हें तनबीह करना नहीं भूली। अच्छा, तू रहन दे, मैं इन पैसों से तेरे जहेज का। ओफो अम्मा, मैंने कभी कोई शादी वादी नहीं करनी, ये बात आप फजूल भूल जाइए। ज़रूरी नहीं होता कि बेटे ही माँ बाप के साथ रहें, बेटियां भी रह सकती हैं, इसीलिए आप शादी वाली बात तो अपने जहन से निकाल दें। अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है। रफ़िया की बात पूरी होने से पहले ही वो बात काट कर झुंझला कर बोली, तेरी तो मत ही उल्टी है, मैं कौन सा कल ही तेरी शादी कर रही हूँ। वो मुंह बनाकर बोली, मैं आपको कह रही हूँ कि ये ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दें। अभी तो जॉब करके पैसे जमा करूँगी और अब्बा का इलाज करवाऊँगी ताकि ये नशे की आदत उनसे छूटे। हाथों पर नज़रें जमाए वो अपना इरादा बताने लगी, तेरे अब्बा की ये लत छूटने वाली नहीं। रफ़िया की हाथ ऐसे हिलाया जैसे नाक से मक्खी उड़ाई हो। कहाँ मर गई है तू? फाय की चिंगारती आवाज़ आई। तुम करा लो इस शख्स का इलाज। वहां से उठते हुए वो फिर से तल्खी से बोली। मतीबा ने बस एक बेबस नज़र माँ के चेहरे पर डाली। तोड़ फोड़ की आवाज़ों पर वो इतनी बहादुर सहम जाती थी। आंसू बेख्तियार होकर गालों पर फिसली। गुर्बत इंसान सह लेता है मगर माँ या बाप की लापरवाही नहीं सह सकता। वो हमेशा बाप की परवाह करती और वो इतना ही उन दोनों से नाला रहता। उसके नशा करने की वजह से रफ़िया मतीबा को बाप के पास ज़्यादा जाने नहीं देती थी। वो तो फाइक की नशे की हालत में मार सह लेती थी मगर औलाद को पिटता वो नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब वो जुनूनी हुआ होता वो मतीबा को फाइक के करीब भी भटकने नहीं देती थी और नॉर्मल हालत में वो कम ही होता था। घर पर जब भी आता बस तोड़ फोड़ करता और मुगलजात बकता। मतीबा तो कभी कभी कानों पर हाथ रख लेती कि इतनी गंदी जबान सुनने की वो मुतहम्मिल नहीं हो पाती थी। निगाह उठाकर छत की जानिब देखते जैसे वो अल्लाह से मुखातिब थी। अगले दिन वो ऑफिस टाइम से पहुंच चुकी थी। राइद अभी ऑफिस नहीं आया था मगर जवाद को उसने ताकीद की थी कि मतीबा को पूरे स्टाफ से मुतारिफ करवाए और उसे उसकी ड्यूटीज़ के बारे में भी ब्रीफ कर दे। जवाद मतीबा के ऑफिस पहुंचते ही रईद के हुक्मनामे पर अमल कर रहा था। तमाम स्टाफ उसे ऊपर से नीचे तक ज़रूर एक मरतबा देखता, जो सादे से सूट में बगैर किसी आरइश के बड़े से दुपट्टे को खुद से लपेटे एतमाद से खड़ी सबसे सलाम दुआ कर रही थी। अब तक उस ऑफिस में जितनी भी लड़कियां आई थी सब एक से एक फैशनेबल थी। उनमें ये नमूना सबको अजीब लगा था मगर किसी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रईद की सख्त तबीयत से सभी वाकिफ थे, गो कि वो अपने स्टाफ में घुल मिल कर रहता था मगर जो फासला वो कायम रखता था उसे कोई फलांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने असूलों में वो नहायत सख्त था। 11 बजे के करीब वो ऑफिस आया। तब तक मतीबा अपना कंप्यूटर और सीट संभाल चुकी थी। जवाद उसे पिछले महीने की चीज़ों का रिकॉर्ड दिखा चुका था। अब उसे उन चीज़ों को एक्सेल शीट में एंटर करके देखना था कि कितना स्टॉक कितने कस्टमर्स को जा चुका है, कितना पेंडिंग है। रईद बाहर के मुल्कों से और मुख्तलिफ कंपनियों से ऑर्डर किए जाने वाले गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और बेशुमार चीज़ों को अपनी कंपनी की मदद से पाकिस्तान में मौजूद कस्टमर्स को डिस्पैच करता था। मुख्तलिफ कंपनी से लिंक करके पाकिस्तानियों को वो माल सप्लाई करता था जो वो ऑनलाइन मुख्तलिफ कंपनियों से चीज़ें खरीदते थे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उसका पूरे पाकिस्तान में चल रहा था। इन सब चीज़ों की यहाँ तरसीली की रिपोर्ट के लिए उसने मतीबा को रखा था। कुछ अर्सा पहले 2 बंदों ने चीज़ों की गलत एंट्री करके ना सिर्फ उसे नुकसान पहुँचाया था बल्कि उसके कस्टमर भी ख़राब किए थे। बात यहीं तक रहती तो ठीक था मगर उन 2 लोगों ने बाहर की कंपनियों से आने वाली चीज़ों की चोरी भी की थी और ये बात रईद के लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी। भारी हर जाने के साथ उसने उन्हें जेल की भी हवा लगवाई थी। लिहाजा अब उसे एक ईमानदार बंदे की ज़रूरत थी और मतीबा से बेहतर उसे फ़िलहाल कोई और एतबार के काबिल नहीं लगा था। उसका बाहर के मुल्कों में आना जाना लगा रहता था। लिहाजा उसे ऐसा बंदा चाहिए था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी पूरी दयानतदारी से अपना काम अंजाम दे। ऑफिस आते ही उसने इंटरकॉम पर अपनी पीए को कहकर मतीबा को ऑफिस बुलवाया। हेलो। जवाद उसे मुख्तलिफ एक्सचेंज नंबर बता गया था। फ़ोन पर होने वाली ब्लिंक देखते ही वो समझ गई कि ये रईद की पीए की कॉल है। सर, आपको ऑफिस बुला रहे हैं। मरियम बहुत अच्छे दिल वाली लड़की थी। पहले दिन ही उसने मतीबा को बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया। बाकी सब लड़कियों ने उसे देखकर नाक मुंह बनाया। ओके, वो मुख्तसर सा होके कहकर सीट से खड़ी हुई। फ़ोन रखकर अब उसके कदम रईद के रूम की जानिब थे। मतीबा का रईद के फ्लोर पर ही एक डेस्क दिया गया था। आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक किया। कम इन की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई। खामोशी से वो अंदर
दाखिल हो चुकी थी। कल की तरह आज भी रईद लैपटॉप सामने खोले कुछ तेज़ी से टाइप कर रहा था। फाइल्स का पलंदा सामने खुला था, कान से रिसीवर लगाए किसी को हदायतें देने में भी मसरूफ़ था। अंदर दाखिल होती मतीबा को एक नज़र देखकर हाथ से सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। रईद ने सरसरी निगाह उस पर डालकर फ़ोन बंद किया। कैसी हैं मिस साहब? चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट सजाए वो मध्यम लहजे में बोला। ठीक सर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। गहरी से आंखों ने हिजल आंखों की जानिब देखने से इनकार किया। उसका इधर उधर देखकर बात करना न जाने क्यों रईद को अजीब मगर दिलकश मंजर लगा। कोई इशू तो नहीं हुआ? कोई भी मसला हो आप बिला झिझक मुझसे आकर पूछ सकती हैं, और अगर मैं ना हूँ तो जवाब से हेल्प ले सकती हैं। रईद ने खुले दिल से ऑफर की। जी सर ज़रूर। मतीबा ने एक निगाह गलत उसकी जानिब डालकर फ़ौरन हटा ली। ओके नाउ यू कैन कैरी ऑन योर वर्क। उससे वापस अपनी सीट पर जाने का कहते वो अपने एक फाइल की जानिब मतवज्जे हुआ। थैंक्स सर। हौले से कहकर वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर आए। अजीब अंदर तक खींचती हुई नजरें थी रईद की। मतीबा को बेहद उलझन होती थी। कम कम ही वो उसकी जानिब देखती थी। बहुत धीरे धीरे वो उस माहौल में एडजस्ट हो रही थी। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती कि काम को सही से सीखे और समझे, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी थी। दिन भर की रिपोर्ट उसे जवाद को देनी होती थी। रईद के साथ उसका डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था, इसीलिए शुरू के चंद दिन के बाद उसका रईद के आमना सामना भी नहीं हुआ था। वो अपने काम में मगन रहने वालों में से थी। हाँ, मरियम एक वाहिद बंदी थी जिससे वो काफ़ी हद तक फ्रैंक हो चुकी थी। माँ के कहने पर उसने बाप को अभी तक हवा नहीं लगने दी थी कि वो कहीं जॉब करती थी। वैसे भी जिस वक्त वो सुबह ऑफिस के लिए निकलती, फाइक नींद में तहत होता, और जब वो शाम में वापस घर आती तब वो घर पर नहीं होता था। उस दिन वो किस्मत से सुबह के वक्त ही उठ गया। बाहर आया, मतीबा नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। उसने सर से पैर तक बेटी को चादर में लिपटा हुआ देखा। करीबी रखी पर्स पर भी नज़र पड़ी। रफ़िया रोटी बनाने में मसरूफ़ थी। वो फाइक की किचन में आम से बेखबर थी। कहाँ जा रही है तू? वो एकदम मतीबा पर घर आया, जो कदमों की आहट पर गर्दन मोड़े बाप को किचन के दरवाजे पर एहतादा देख चुकी थी। लाल अंगारा आंखें मतीबा पर जमाए वो उसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। मतीबा ने नज़र उठाकर माँ को देखा। एक स्कूल में जॉब लगी है इसकी। रफ़िया ने गर्दन मोड़कर शौहर को एक नज़र देखा और बात संभाली। कौन से स्कूल? जॉब का सुनकर फाइक की रार टपकने लगी। है कोई? तुझे इससे क्या? चल बेटा तू जा जल्दी। रफ़िया ने उसे मंजर से हटाना चाहा। अरे बात तो करने दे दो घड़ी अपनी बेटी से। वो पैंतरा बदल गया। जॉब का सुनते ही पैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। इसका अपना कारोबार नहीं कि जब मर्जी जाए। चंद हज़ार की नौकरी कर रही है, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। रफ़िया ने उसका ध्यान अपनी बातों की जानिब लगाया। मतीबा की भूख प्यास बाप के पास से आती शराब की बदबू ने ख़त्म कर दी थी। तेज़ी से वो उठी। कितने पे रखा है तुझे? फाइक दरवाजे से हटने को तैयार नहीं था। अब्बा, वो बाप के सवाल पर वो गड़बड़ा गई। जितने पर भी रखा है, तेरी अयाशी के लिए मैं इसका एक पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। रफ़िया गुस्से से उठकर उनकी जानिब आई। हट आगे से। गुस्से से फाइक को हटाया। तू औलाद ने माँ बाप को नहीं देना तो और किसको देना है? या कोई आशिक पाल रखे हैं? फाइक के मुंह से मुगलजात जारी हो चुकी थी। मतीबा ने उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की तकलीफ महसूस करते आंखें मींच ली। क्या कोई बाप अपनी बेटी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है? मगर वो बाप बना ही कब था जो इस रिश्ते के तकाजे और अहमियत महसूस करता? मैं कह रही हूँ अपनी बकवास बंद कर ले। शर्म नहीं आती बेटी को ऐसी घटिया बात करते? रफ़िया ने अफसोस से उसे देखकर वार्निंग दी। हाँ तो पैसा कहाँ लेकर जाना है इसने? दोनों का महाज शुरू हो चुका था। मतीबा खामोशी से घर से निकल आए। तमाम दिन जहन मुंतशिर रहा। हालांकि उस दिन उसने 2 दिन की छुट्टी लेनी थी क्योंकि हरीम की शादी आ रही थी और वो चाहती थी कि मतीबा उसके हर फंक्शन में ना सिर्फ उसके साथ हो बल्कि मेहंदी और बारात में भी वो उसके घर पर ही हो। सुबह की होने वाली टेंशन के बायस वो बामुश्किल अपना काम कर पा रही थी। लंच टाइम के दौरान हरीम का फ़ोन आ गया। तुमने बात की है बॉस से छुट्टी की? हरीम ने छूटते ही पूछा। ओह यार भूल गई। वो सर पर हाथ मारकर बोली। मेरी शादी का दिन भी अब भूल जाना। वो तब कर बोली। अरे नहीं यार, बस सुबह सुबह अब्बा और अम्मा की लड़ाई हो गई, इसीलिए परेशान थी। मतीबा ने इधर उधर देखकर उसे असल मसला बताया। क्यों, क्या हुआ? वो एकदम परेशान हुई। मतीबा उस वक्त ऑफिस की कैफेटेरिया में थी। कुछ और कोलीग थे मगर वो काफ़ी अरसे फासले पर बैठे थे। उसने सुबह की तमाम रुदाद उसे कह सुनाई। यार हद है वैसे। हरीम अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकती थी। बस यार, खैर मैं अभी लंच के बाद सर से बात करती हूँ। उसने हरीम को तसल्ली दिलाई। ठीक है। फ़ोन बंद करते ही मतीबा ने घड़ी पर वक्त देखा। लंच ब्रेक ख़त्म हो चुकी थी। वो अपने कैबिन की जानिब आने की बजाय मरियम के पास आई। क्या हुआ? मरियम उसे अपनी टेबल के पास रुकते देखकर सवालिया अंदाज में बोली। यार मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। उसने अपना मसला बताया। हाँ तो सर से बात कर लो। मरियम ने उसे मज़े से मशवरा दिया। सर कुछ कहेंगे तो नहीं? वो उंगलियां मरोड़ के बोली।
अरे नहीं बेवकूफ़, उन्होंने क्या कहना है। तुम अपने ज़्यादातर ऑर्डर्स इन दोनों वाइंड अप कर जाओ और जो बाकी के आएंगे वो सर जवाब देख लेंगे। मरियम की बात पर उसने हौले से सर हिलाया। मगर 5 बजे तक कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। उसने एक और मशवरा पेश किया। तो मेरी जान लेट सिटिंग्स कर लो। मरियम ने मुस्कुराते हुए उसे मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है। मरियम की बात दिल को लगी। चलो जाओ आप। मरियम ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो अमूमन लोगों से घबराती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इंटरव्यू के बाद से उसे रईद से अजीब तरह की झिझक महसूस होती थी। उसके देखने का अंदाज था या कुछ और। वो घबरा जाती थी, इसीलिए उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम उससे सामना हो। दरवाज़ा नॉक करके रईद की इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ था। ओह सॉरी सर, आप प्लीज़ लंच करें, मैं ठहर कर आ जाऊँगी। उसे खाता देखकर वो यकदम शर्मिंदा हुई। इस बात पर हैरान भी हुई कि अपने खाने की परवाह किए बगैर वो ऑफिस के लोगों का कितना ख्याल रखता है। इट्स ओके, प्लीज़ आ जाइए। आपके साथ शायद पहली बार है, मगर मैं अगर खाने में भी बिजी हूँ तो अपने वर्कर्स को मुखल होने की पूरी इजाज़त देता हूँ। सैंडविच सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोला। खैर आप बताइए। उसकी शर्मिंदगी दूर करने को उसने बात बदल दी। वो सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं लेट सिटिंग्स करके जो नए ऑर्डर्स आए हैं उन्हें मुकम्मल कर लूँगी। अपना मसला बताते उसने जल्दी से हल भी बयान किया। रईद उसकी जल्दी पर चौंका, फिर मुस्कुराया। छुट्टी चाहिए किस लिए? मुस्कुराहट रोकते संजीदा हुआ। सर वो मेरी फ्रेंड की शादी है, वो जो उस दिन मेरे साथ थी। मतीबा ने उसे याद दिलाया। तो वो क्या किसी और शहर में रहती है? रईद ने सवाल किया। नहीं सर, मगर मुझे उसके घर रहना है, और फिर आपको पता है ना कि शादी के हंगामों में देर सवेर हो जाती है। ऑफिस ना आ सकी तो ये बात ज़्यादा गलत होगी, इसलिए छुट्टी मांग रही हूँ। वो खड़े खड़े ही सब बता रही थी। ठीक है, आप जवाद को इन्फॉर्म कर दें। रईद आसानी से मान गया। थैंक यू सर। सुबह वाली परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गई थी और छुट्टी मिलने की खुशी में वो भूल भी चुकी थी। नो प्रॉब्लम, रईद के कहते ही वो ऑफिस से बाहर निकली। हरीम को फ़ोन मिलाकर छुट्टी का बताया। शाम के बाद अब रात अपने पर फैला चुकी थी। रईद ने लैपटॉप बंद करके थकी हुई गर्दन को दाएं बाएं चलाकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। चीज़ें समेटकर वो अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसे मालूम था सब वर्कर्स जा चुके होंगे। रोज़ाना वो सबके जाने के बाद जाता था। बाबा दुबई में थे, यहाँ वो अकेला था, इसीलिए घर पर किसी के इंतज़ार वाला कोई मामला नहीं था। ना उसे जल्दी जाने की टेंशन होती थी। लैपटॉप बैग में रखकर वो कमरे से बाहर निकला। चलते चलते उसके कान खड़े हुए। सीधे हाथ पर बने कैबिन से टाइपिंग की आवाज़ आई। वो हैरान होता कैबिन के पास आया। मतीबा काम में मसरूफ़ नजर आई। रईद हैरान हुआ, ये इस वक्त क्या कर रही है? आगे बढ़कर उसके कैबिन की दीवार पर नॉक किया। मतीबा दाएं जाने मुड़कर काम करने में मुनहक थी। चारों जानिब खामोशी थी। उसे पता नहीं था कि रईद अभी तक नहीं गया। नॉक की आवाज़ पर ना सिर्फ वो बुरी तरह डरी, बल्कि चीख मारकर कुर्सी से खड़ी भी हो गई। रईद उससे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। वो खस से आ गया। सर आप? दिल पर हाथ रख के दिल की बेतरतीब धड़कनों का हमवार करने की सही करने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे कोई यूँ डर भी सकता है। घुसराहट की जगह अब शरीर से मुस्कुराहट ने ले ली थी। उसकी आंखों में छुपी शरारत को नज़रअंदाज करते मतीबा नज़रें फेर गई। वैसे आप आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठी हैं? रईद ने बात बदलते उसके अब तक ऑफिस में मौजूदगी की वजह पूछी। सर आपसे कल छुट्टी ली थी ना, अब जो ऑर्डर्स हैं उन्हें मुकम्मल करके जाऊंगी। मतीबा ने नज़रें लैपटॉप की जानिब करते उसे जवाब दिया। माय गॉड, आप इस वजह से इतनी देर तक यहाँ बैठी हैं? रईद उसके जवाब पर शशदर रह गया। वो तो समझा था कि वो सिर्फ छुट्टी की खुशी में ये बात कह रही है। आपको बताया तो था। वो उसकी हैरानगी पर हैरान हुई। 2 दिन की छुट्टी से कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता, मगर आपका यूँ यहाँ इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। आपको रिपोर्ट फाइनलाइज करनी थी तो आप लैपटॉप घर ले जाती। कल आप बिल्कुल भी इतनी देर तक नहीं रुकेंगी। चीज़ें पैक करिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसे तनबीह करते करते वो हथेली पर सरसों जमाने वाले अंदाज में बोला। लेकिन सर आप भी तो इतनी देर तक यहाँ है ना? वो उलझकर उससे जिरा करने लगी। मर्द के देर तक बाहर रहने और औरत के देर तक बाहर रहने में फ़र्क होता है। आप बस चीज़ें समेटिए। उसे चीज़ों की जानिब मुतवज्जे करते वो कतियत भरे लहजे में बोला। मतीबा ने खामोशी से सब समेटा, लैपटॉप और हैंड बैग उठाया। सर मैं चली जाऊंगी। मतीबा ने उसे वहीं जमे देखकर कहा। नहीं, इतनी रात में आप अकेली नहीं जाएंगी। रात के बढ़ते साए देखकर वो संजीदगी से बोला। मतीबा तजब्जुब का शिकार थी। सर आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, वो लाचार अंदाज अपना कर बोली। वो मेरा मसला है। मेरे ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कोई मेरे ऑफिस की वजह से यहाँ रुक रहा है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरे लिए काम किया, मैं इसका बदला चुका रहा हूँ। आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसकी खुददार तबीयत के बायस वो आखिरी जुमला कहकर आगे बढ़ गया, इस यकीन के साथ कि अब वो उसके पीछे आएगी ही। और वही हुआ। वो खामोशी से चल पड़ी। सही तो कहा था उसने, काम की अवधि वो उसे ड्रॉप दे रहा है, वरना उसे अपने वर्कर से क्या सरोकार।
मतीबा खामोशी से उसके साथ लिफ्ट और फिर पार्किंग में मौजूद उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अगर आप पीछे बैठना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रई ने एक बार फिर उसके चेहरे पर रकम तहरीर पढ़ ली थी। वो शुक्रिया कहती पीछे बैठ गई। रई ने मतीबा की जानिब का दरवाज़ा बंद करते साथ ही गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर दौड़ानी शुरू की। आपने मुझे गाइड करते जाना है क्योंकि मैं ओबर या करीम का ड्राइवर नहीं और ना ही आपने कोई लोकेशन मेरे मोबाइल में भेजी है। चंद मिनटों से खामोश देखकर रईत को उसे एहसास दिलाना पड़ा कि वो उसके घर के रास्तों से नावाकिफ़ है। ओह सॉरी सर, ये सामने वाले चौक से आप सीधे हाथ मोड़ लीजिएगा। मतीबा को वाकई ज़हन में नहीं रहा था कि रईत को उसके घर के रास्तों से अनजान है। वो अपनी ही सोचों में गलता थी। ये अहम बात उसके जहन से निकल चुकी थी। इट्स ओके, रईत ने उसे शर्मिंदा होने से बचाया। आपके फादर क्या करते हैं? रईत ने गाड़ी उसकी मतलूबा सिमत में मुड़ते हुए कहा। कुछ नहीं। रईत के सवाल पर एक तारीख साया उसके चेहरे पर लहराया। जिन बेटियों के बाप कुछ करते हों उन्हें यूं दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ती, उसने दिल में सोचा। मगर उसकी सोच से महसूस होने वाली तकलीफ रईत ने बैक व्यू मिरर से झांकते उसके चेहरे पर पास आनी पड़ ली। इसके बाद रईत ने उससे कोई सवाल न किया। घर के करीब गाड़ी पहुंच चुकी थी मगर गली इतनी तंग थी कि रईत की गाड़ी उसमें दाखिल नहीं हो सकती थी। सर आप बस मुझे यहीं उतार दें, ये उल्टे हाथ पर गली है, आपकी गाड़ी इसमें नहीं जाएगी, उसने साफ गोई से कहा। उसके लहजे में अपनी हैसियत को लेकर कोई शर्मिंदगी या शर्मसारी नहीं थी। बहुत सादा सा लहजा था। रईत को उसकी यह हकीकत पसंदी बेहद अच्छी लगती थी। ओके आप चले, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। रईत गाड़ी रोककर इंजन बंद करते हुए दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। सर प्लीज़, इससे ज़्यादा एहसान की मैं मुतहम्मिल नहीं। आपने इतना किया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वैसे भी गली में दाखिल होते सीधे हाथ पर 5वां घर मेरा है और मुझे अक्सर इस वक्त घर से निकलने और घर आने की आदत है। मतीबा ने उसे सहूलत से मना किया। उसका खुददार लहजा ऐसा कतियत भरा होता था कि अगले को उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता था। आर यू श्योर? रईत को अभी भी उसे यूं भेजना अजीब लग रहा था। यस सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि रईत बात को तूल देने की करके उसे कायल करने की कोशिश करता, वो तेज़ी से जैसे अपना फैसला सुनाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकल गई। अपने घर की जानिब जाते उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि उसके बॉस ने उसका तंग और किसी कदर पसमानदा इलाका देख लिया। अगर मैं इतनी ही अमीर होती तो शायद आज सर मेरे मुलाजिम होते। अपनी ही सोच पर उसे हंसी आई। घर में दाखिल होने से पहले उसने यूं ही मुड़कर गली के आखिर में देखा जहाँ रईत की गाड़ी अभी भी मौजूद थी। उसके घर में दाखिल होते ही उसे रईत की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। रईत के बारे में मगरूर होने का जो एक खाका उसने पहले दिन बनाया था आज वो हवा में मुकम्मल तौर पर तहलील हो चुका था। यार मैं बुरी तो नहीं लग रही? हरीम ने एक ही सवाल को 10वीं बार पूछा। दुल्हन बनी डीप रेड और ग्रे कलर के लहंगे में सर पर दुपट्टा खूबसूरती से सेट किए वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर उसे तसल्ली नहीं हो रही थी कि अच्छी लग रही है कि नहीं। आज हरीम की बारात थी। मेहंदी एक दिन पहले बाखैर खूबी हो गई थी। मतीबा को ना सिर्फ हरीम ने बल्कि उसके घर वालों ने भी हर काम में आगे आगे रखा था। वो तो सबकी मोहब्बतें देखकर हैरान होने से ज़्यादा शर्मिंदा हो जा रही थी। बहुत बुरी लग रही हो, इतनी बुरी कि मुझे भी खौफ आ रहा है। मतीबा उसके सवाल पर चिढ़कर उसे आंखें निकालते हुए गुस्से से बोली। अब यकीन हो गया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हरीम उसके चिढ़ने पर मुस्कुराते हुए उसे और चिढ़ाने लगी। ग्रे और लाइट पिंक मैक्सी में मतीबा हल्का सा मेकअप किए बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये ड्रेस हरीम ने ज़बरदस्ती उसे गिफ्ट किया था और उसके बेहद इसरार पर मतीबा को पहनना ही पड़ा। पहली बार उसने हल्का सा भी मेकअप किया था। जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ ऐसी चीज़ें लग्जरी ही तस्वुर होती हैं और मतीबा ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर में फोटोग्राफर वहाँ आ चुका था। मतीबा बेटा बाहर आओ, तुम्हें कुछ फ्रेंड से मिलवाना है। अभी शूट शुरू हुआ था कि हरीम की अम्मी अपनी खूबसूरत सी फ़ोन कलर की साड़ी का पल्लू संभालती ब्राइडल रूम में आकर मतीबा से मुखातिब हुई। जी आंटी। वो भी एतमाद से चलती उनके साथ बाहर आ गई। कल से अब तक वो न जाने किस किस से उसे मिलवा रही थी। हरीम की कोई और बहन ना होने की वजह से जिस तरह मतीबा ने उसकी बहन होने का सबूत दिया था, शायद ये बात उसके घर वालों के दिलों में घर कर गई थी। मतीबा बहुत से लोगों से मिलती मिलाती हॉल में मौजूद एक्वेरियम के करीब खड़ी हो गई। इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को इतने करीब से देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था। उसे खबर ही ना हुई कि एक्वेरियम के दूसरी जानिब खड़ा कोई उसे हैरत से टिकटकी बांधे देख रहा है, जैसे पहचान रहा हो कि ये वही लड़की है जो उसके ऑफिस में वही चंद सूट पहन कर आती है, जिसके डिज़ाइन भी शायद अब रईत को याद हो चुके हैं और चादर तो उसकी एक ही होती है, स्किन सी। अपना शक दूर करने के लिए वो एक्वेरियम के उस जानिब आया जहाँ मतीबा खड़ी थी। वो बहुत मामूली शक्ल सूरत रखकर भी पता नहीं उसे उस लम्हे बेहद ख़ास लगी। क्या सबको लग रही थी? इस बात से वो अनजान था। वो तो बस दिल पर होने वाली वारदात को देख रहा था और हैरान हो रहा था।
उसने गला खनकार कर गोया मतीबा की महवियत तोड़ी। उसने चौंक कर बाएं जानिब देखा। रईद को देखकर हैरत उसकी आंखों में दर आई। सर आप? हैरत को अल्फाज दिए। जी, तो आप इन दोस्त की शादी में आई हैं? जी, मगर आप यहाँ कैसे? उसने दोबारा पूछा। दूल्हा का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बस उसके इसरार पर आया हूँ। रईद ने अपनी वहाँ मौजूदगी की वजह बताई। ओह अच्छा, कल आप नहीं आए? मतीबा ने एक और सवाल किया। कल मैं इनवाइटेड नहीं था, रईद ने हौले से मुस्कुराते सच बताया। ओह अच्छा। मतीबा के चेहरे से हैरत मफकूद हुई। नज़रें फिर से इधर उधर तड़ा रही थी, जबकि रईद ने भी नज़रों की बेख्तियारी पर काबू पा लिया। एक्सक्यूज़ मी सर। कुछ समझ न आया तो वहाँ खड़ा रहना उसे अच्छा नहीं लगा। एक्सक्यूज़ करके वो फिर से ब्राइडल रूम की जानिब चल दी। बाकी तमाम वक्त न रईद ने उसे मुखातिब किया, न उसने न ही मतीबा ने हरीम को रईद के बारे में बताया, मगर आखिर तक वो उसकी नज़रों से उलझती रही, झुंझलाती रही। आज फाइक रात में जल्दी घर आ गया था भी थोड़ा होश में। मतीबा कहाँ है? न जाने बेटी का ख्याल कैसे आया था। अपने और मतीबा के कमरे की जानिब जाते हुए रफ़िया ठटक कर रुकी, हैरान सी मुड़ी। तुझे आज बेटी की याद कैसे आई? तंज किया। औलाद है मेरी, देख रहा हूँ 2 दिन से गायब है। रफ़िया उसकी इस तवज्जो पर अब परेशान हुई। यकीनन ये अनायत उसकी जॉब मिलने की वजह से हो रही थी। कहाँ गई है वो? अब की बार वो कुछ गुस्से से बोला। जहाँ भी गई है तुझे हमारे मामलात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो उसे चुप कराने के लहजे में बोली, मगर वो तो भड़क उठा। तेजी से आगे बढ़ते उन्हें बालू से पकड़ा। बकवास करती है? एक जोरदार थप्पड़ रफ़िया के मुंह पर दे मारा। अपनी दोस्त के घर है, और अगर गई भी है तो तू क्यों इतना आग बगोला हो रहा है? आज आ जाएगी वो। रफ़िया ने मुंह पर हाथ रखते हुए भी चिल्लाकर कहा। अरे शर्म नहीं तुम माँ बेटी को? मैं अगर घर के मामलात में दखल नहीं देता तो इसका मतलब है कि जो मर्जी बेगैरतियाँ करो। न जाने वो आज क्यों इतना भड़का हुआ था। बेगैरत हम हैं कि तू जो बीवी और बेटी को नोच कर खाना चाहता है? तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और एक बात कान खोल कर सुन ले। वो हाथ उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। अगर तेरी नज़र उसके पैसों और उसकी नौकरी पर है तो ये ख्याल अपने सहन से निकाल दे। मैं एक फूटी कौड़ी उसके हलाल पैसों में से तेरे हर हम कामों के लिए तुझे नहीं दूंगी। वो आंखें निकाल कर बोली। करती जा बकवास, मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने देता। वो रफ़िया के अंदाज़ों पर खिसे आकर बोला, और फिर खामोशी से अंदर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रफ़िया ने गुस्से से सर झटका। फाइक, अभी भी तेरे पास आखिरी चांस है। तू खुद ही मान जा कि तू ये गेम भी हार चुका है। शौकत फाइक को मुसलसल उकसा रहा था। आज फिर से वो अपने उबाश दोस्तों के अड्डे पर बैठा जुआ खेलने में मगन था। इस महीने वो इतनी बार जुआ हारा था कि अब कीमत 50,000 तक पहुंच चुकी थी, मगर वो भी अपने नाम का एक था। हर बार शर्तें लगाकर भी जुआ हार जाता था। देख, ये पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से आज अपनी बीवी से निकलवाए हैं, तो इन पैसों को रहने दे मेरे पास। सुबह मैं मतीबा के ऑफिस जाते ही रफ़िया को मार पीट कर उसने 5,000 उससे निकलवा लिए थे। अगर अब ये पैसे भी उसके पास नहीं रहते तो वो अगले दिनों में अपना लिए नशे आवर अद्वियात कैसे लेता, और उनके बगैर तो उसका जिस्म टूटने लगता था। ठीक है, मैं तुम्हें ये 5,000 बख्शता हूँ, अगर तुम मुझे मेरी मतलब की चीज़ दे दो। शहाब ने अपनी खुरदरी थोड़ी को छूकर आंखों में खबासत लिए उससे पूछा। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हें दूं? फाइक ने मायूस लहजे में कहा। है तो बहुत कुछ। सिगरेट सुलगाते लंबा सा कश लगाकर उसने बड़े इत्मीनान से धुआं फाइक के मुंह पर उड़ाया। कहो, जो कहोगे हाजिर कर दूंगा। फाइक को उस लम्हे अपने नशे के आगे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अपनी बेटी दे दे और ये 5,000 ले जा। पैसों को अपनी मुट्ठी में चकड़ते हुए उसने गोया फाइक को मजीद भड़काया। मेरी बेटी? वो चंद पर हकलाया। अब देख ना, तूने उसकी शादी कहीं तो करनी है ना, तो मैं क्यों नहीं? शरीफ हूँ, और क्या चाहिए तुझे? भरी हुई सिगरेट के नशे में लाल आंखें पहली बार किसी शरीफ की देखी थी। फाइक चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। बीवी और बेटियों से हमेशा बोझ लगे थे, सिवाय इस बात के कि उनका कमाया हुआ वो छीना चपटी करके अपने नशे की लत को पूरा कर लेता था। ठीक है, 5,000 के अवज़ आज उसने वाकई अपनी गैरत बेच दी थी। आज ही, अभी और इसी वक्त तेरे घर चलते हैं। वो तो जैसे पहले से तैयार बैठा था। अब अभी तो वो काम पे गई होगी। फाइक ने नज़रें चुराई। अब कहाँ काम करती है पता तो होगा ही, वहीं से ले आते हैं। उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, उसकी माँ को पता है। चलो फिर। फाइक नशे का तरसा फौरन मानकर उसे घर ले गया। अगले दिन वह मामूल के मुताबिक ऑफिस आ चुकी थी। रईद ने शादी से मुतल्लिक कोई बात न की, और ना उसने। अगर वो अपने हॉल में सिमटी हुई थी तो रईद भी वैसा ही था।
और यही बात उसे रईद की पसंद थी। वो बेजा बेतकल्लुफ़ नहीं होता था, फ्रैंक था, मगर बिला वजह की बेतकल्लुफ़ियाँ नहीं दिखाता था। रईद उस दिन शाम से पहले ही जा चुका था। किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, लिहाजा बाकी वर्कर से पहले ही वो चला गया था। वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। 2 दिन की छुट्टी के बाइस आज काम काफ़ी ज़्यादा था और उसका इरादा उसे कल पर लटकाने का हरगिज़ नहीं था। जिस वक्त वो अपने कैबिन से उठी, बस इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, ज़्यादातर जा चुके थे। बैग उठाए जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंची, एक अनजान नंबर से फ़ोन आने लगा। इग्नोर करने का सोचा, फिर न जाने दिल में क्या समाई कि फ़ोन पिक कर लिया। हेलो। फ़ोन उठाते ही वो अजनबी लहजे में बोली, हेलो मतीबा, मैं रफ़िया बात कर रही हूँ। फ़ोन के दूसरी जानिब माँ की खौफज़दा सी आती आवाज़ पर वो चौंकी। अम्मा क्या हुआ? मतीबा, तूने अभी घर नहीं आना, बल्कि अभी कुछ अरसा तो तू कहीं और चली जा, मगर घर ना आई। वो रोते हुए बोल रही थी। क्या हो गया है अम्मा? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और आप हैं कहाँ? हुआ क्या है? वो परेशान हो उठी। सुबह तक तो सब ठीक था, बस मैं कह रही हूँ ना। वो आंसुओं पर बंद बांध कर उसे झिड़क कर बोली। अम्मा मैं बस अभी घर आ रही हूँ, आप परेशान ना हो, आकर बात करते हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि पर लगाकर माँ के पास पहुँच जाए। मैं तुझे कुछ बकवास कर रही हूँ, तूने घर नहीं जाना। मैंने भी साथ वालों के घर पनाह ली हुई है। तेरा बाप आज जुए में तुझे दान कर आया है अपने जवारी दोस्तों के आगे। अब वो कुत्तों की तरह तेरी बू सूंघते फिर रहे। तेरे ऑफिस का पता पूछा, मैंने नहीं बताया, मुझे मारा पीटा। मैं घर से भागकर साथ वालों के घर आ गई हूँ। अल्लाह शमीम बाजी का भला करे, उन्होंने मुझे यहाँ छुपा लिया है, मगर वो कमीने वहीं घर पर बैठे हैं, तेरी ताक लगाए। इसीलिए तूने घर नहीं जाना। वो चिल्ला उठी, फिर फूट फूट कर रो दी। अम्मा। मतीबा को लगा उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं में से आ रही हो। ये देखना रह गया था। मगर अम्मा मैं कहाँ जाऊँ? वो बेबसी से रोने वाली हो गई। रात के साए फैल रहे थे। हरीम भी शादीशुदा थी, आज वो किसके पास जाती? ये कैसी बेबसी दर आई थी? वो आज अपने 2 कमरों के घर से भी बेघर हो गई थी। ऑफिस के अहाते में पहुंचकर वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी, सोचने लगी। जो 2-4 मुलाजिम थे अब वो भी जा चुके थे, सिर्फ चौकीदार बाबा खड़े थे। पूरा ऑफिस बाएं बाएं कर रहा था। थोड़ी देर में चौकीदार भी जाने वाला था। बेबसी अरूज पर थी। वो किसके पास जाकर पनाह की दरख्वास्त करती? ऑफिस के अहाते से बाहर निकली, कदम रखती कहीं थी और पड़ कहीं रहती। शदीद घबराहट हो रही थी। किसको वो अपने दुख में शरीक करती? दुख भी वो जो उसके अपने बाप ने दिया था। क्या बेटियों की यही वुकत है कि चंद हज़ार के अवज़ उनका बाप जो बेटियों के सर का साया होता है, वो साया उसे यूँ तपती धूप में ला खड़ा करेगा? क्या मैं इतनी ही कम माया हूँ? ए अल्लाह, इससे बेहतर है कि मैं मर जाती। अपने ही घर जाने का खौफ मुझे जकड़ रहा है। इस काली स्याह रात में मैं कैसे सड़कों पर रात गुजारूं? अल्लाह मैं कहाँ जाऊं? ऑफिस की दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई वो सिसक सिसक कर रो रही थी। वो यूँ बेख्तियार कभी नहीं हुई थी, ना ही यूँ कभी आवाज़ छोड़े थे, मगर उस लम्हे वो बिल्कुल अकेली थी। बाप ने तो उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था, और माँ भी उस वक्त उसकी जान बचाने की खातिर उसे अकेला छोड़ गई थी। दीवार के सहारे वो नीचे बैठती अपनी लाचारी पर बेख्तियार रो पड़ी। चौकीदार गेट बंद करके आगे बढ़ा, मगर दीवार के साथ मतीबा को गठरी बना देखकर परेशान होता उसके करीब आया। वो बिल्कुल ऐसे बेजान मुंह घुटनों में दिए बैठी थी जैसे होशो खर्च से बेगाना हो चुकी हो। बेटिया क्या हुआ है? एक शफकत भरा हाथ उसके सर पर ठहरा। मतीबा की सिसकियां रुकी। सर उठाकर सामने देखा तो चौकीदार बाबा थे। कभी कभी कैसा वक्त आता है इंसान पर, वो एहसास जो उसके बाप को करना चाहिए था, वो एहसास एक गैर के लबो लहजे में उसके लिए था। मैं अकेली रह गई बाबा, इस पूरी दुनिया में अकेली। वो मतीबा जो अपने अंदर पलने वाली तकलीफ़ों तक को लोगों पर अया होने नहीं देती थी, एक बिल्कुल अनजान शख्स के सामने बिखर गई। कभी कभी वाकई गैर की जानिब से मिलने वाले हमदर्दी के 2 बोल भी आपको अपना सब कुछ उस पर जाहिर कर देने के लिए बहुत होते हैं, और मतीबा के साथ आज यही हुआ था। क्या हो गया बेटा? घर में सब खैर है? वो बेचारे यही समझे कि शायद घर में कोई फौतगी ना हो गई हो। घर? मतीबा ने बेतासुर नज़रों से उन्हें देखा। उस घर ने ही तो आज उसे बेघर कर दिया था। मेरा कोई घर नहीं रहा बाबा। मैं कहाँ जाऊँ? अपने घुटनों के गिर्द बाजू बांधते वहशत से इधर उधर देखते वो उन्हें अपने हवासों में नहीं लगी। बिटिया आप यहाँ से उठो, मेरा घर करीबी, आप वहाँ चलो। ऐसे रास्ते में बैठकर बात करना मुनासिब नहीं। मेरी बीवी और बेटी घर में मौजूद हैं, आप चलो, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। शम्स ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो भी बेजान मूर्ति की तरह उठ गई। अब वो उन पर एतबार करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था।
ए अल्लाह, अगर इन हालात में भी तूने मेरी यूं इज्जत मेरे ही बाप के करतूतों से बचाई है तो आगे भी तू ही बचाएगा। मैं इस बूढ़े शख्स पर एतमाद करके उसके साथ नहीं जा रही, मैं तुझ पर एतबार करके उसके साथ जा रही हूँ। मैं अपने आने वाले लम्हों को जानने से कासिर हूँ, अंधी हूँ, मगर तू तो जानता है कि अगले लम्हों में मेरे साथ क्या होने वाला है। आज वाकई सिवाय तेरे मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ बेकसूर है तो बाप कसूरवार, और इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं जिसके पास खुद को छुपा लूँ। मगर तू तू तो सबसे बड़ा रिश्ता है ना हम इंसानों के लिए, तू ही मुझे बचाएगा। शम्स बाबा के घर तक जाते जाते वो अल्लाह से मुखातिब थे, वो जो 70 माओं से बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। उसकी ज़मीन पर मौजूद माँ ने तो उसे बचा लिया था, अब आसमानों पर मौजूद 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले अल्लाह ने ही उसे बचाना था। कहाँ काम करती है आखिर तेरी बेटी? शहाब और उसके बंदे कब से फाइक के घर में डेरा डाले बैठे थे, मगर मतीबा थी कि वापस ही नहीं आ रही थी। शाम से रात और अब गहरी रात हो रही थी। मैंने कुछ दिन पहले भी पूछा था, मगर मेरी बीवी गाली ने मुझे नहीं बताया था कि वो किसी स्कूल में जॉब करती है, मगर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। फाइक को 5,000 की जगह अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। वो जानता था कि शहाब ना सिर्फ बहुत बड़ा गुंडा है बल्कि बहुत ऊंचे लोगों के साथ उसके मरासिम भी हैं, बहुत सी पार्टियों के साथ वो काम करवाता है। देख फाइक, तेरी बीवी भी भाग खड़ी हुई है। अब यही हो सकता है कि उनकी एक एक चीज़ खंगाल। पता नहीं कैसा कमीना बाप है तू जिसे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर नहीं पता। अब उनकी चीज़ें खंगाल, शायद कोई सबूत मिल जाए। शहाब ने घसीली नजरें उस पर डालकर एक और हुक्म दिया। फाइक वाकई कमीना था, कमीना ना होता तो यूँ अपनी बेटी को रुसवा ना करता। अगर वो ना मिले तो याद रखी, पैसे तो तुझे कभी नहीं मिलेंगे, इसके अलावा तो अपनी जान से भी हाथ धोएगा। अब ये मेरी गैरत का मतला बन गया। एक चटांग भर की लड़की और तेरी बीवी ने मेरी इज्जत का जनाजा तेरे मोहल्ले में निकलवा दिया है। अब तो वो पाताल में भी हुई तो उसे निकाल लाऊंगा। उसकी आंख जो हमेशा गुस्से में फड़कती थी इस वक्त भी फड़क रही थी। गर्दन की रगें गुस्से के मारे तनी हुई थी, जबड़े भिंचे और वो फाइक की तड़ियाँ लगा रहा था। उसने अब तक जो चाहा था तस्खीर किया था, मगर आज वो कैसे एक छोटी सी लड़की से चकमा खा गया था। ये बात उसे किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। फाइक कपकपाते जिस्म से उठा और घर की एक एक चीज़ खंगाली। मतीबा को डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल खोली तो पहला सफ़ा ही जो सफ़ा हाथ लगा वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर था। पूरी फाइल उठाए वो शहाब के पास गया। देख लो, मुझे लगता है शायद यही वो जॉब करती है। उसने एक सफ़ा शहाब के हाथ में पकड़ाया। शहाब मैट्रिक पास था, लिहाजा इतनी अंग्रेज़ी तो पढ़ ही लेता था। कंपनी का नाम पढ़कर उसने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को ताव दिया। कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली। मतीबा के तसव्वुर से मुखातिब होता। तेरी बेटी की कोई तस्वीर? हाँ, इस फाइल में पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं उसकी। फाइक ने जल्दी से उसी फाइल में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला जिसमें मतीबा की हालिया तस्वीरें थी। शहाब ने गौर से देखा। शक्ल तो मामूली थी, मगर उसे शक्ल नहीं जिस्म की हवस से मतलब था। ठीक है, मैं ये फाइल ही ले जाता हूँ, देखता हूँ अब वो बचकर कहाँ जाएंगी। तीखे चतुन से उसने फाइक को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो हक्का बक्का रह गया। कमीने, तुझे मालूम ही नहीं कि तेरी बेटी स्कूल नहीं ऑफिस में जॉब करती है। अपनी बात करके वो रुका नहीं, घर से निकलता चला गया। शमीम का बेटा तेजी से कच्ची पक्की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। शमीम ने उसे छत पर भेजा था जहां से रफिया के घर के सहन का मंजर साफ नजर आता था। शमीम ने उसे इसीलिए भेजा था कि वो सुन गुन ले कि आए कि शहाब और उसके बंदे क्या कर रहे हैं। खाला, अम्मी। अली भागता हुआ उस कमरे की जानिब गया जहाँ शमीम और रफिया बैठी हुई थी। क्या हुआ अली? रफिया ने उसके यूं आंधी तूफान की तरह अंदर आने पर परेशान होकर पूछा। उन्हें यही डर था कि मतीबा कहीं आ ना जाए। वो थी भी ऐसी नडर और बेखौफ। उसे फ़ोन करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था कि वो उनकी बात मान लेगी। हाला वो लोग मतीबा बाजी के डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं। अली के बताने पर वो दिल थाम कर रह गई। उन्होंने ही तो उसके डॉक्यूमेंट्स में मतीबा का अपॉइंटमेंट लेटर रखा था। या अल्लाह, अब क्या करूं? वो रोने लगी। हुआ क्या है रफ़िया? शमीम नासमझ अंदाज में उन्हें देखने लगी। बाजी, मैंने उसमें मतीबा का अपॉइंटमेंट लेटर डाला था। वो जान गए होंगे कि वो किस कंपनी में काम करती है। उन्होंने रोते हुए मसला बताया। तुम एक काम करो, फिर से मतीबा को फ़ोन करो और उससे कहो अभी 2-3 दिन ऑफिस ना जाए, अपने चौकीदार के घर ही रहे। थोड़ी देर पहले ही मतीबा को फ़ोन करने पर उन्हें मालूम हुआ था कि उसका चौकीदार उसे अपने घर ले गया है। हाँ, ये ठीक है। आंसू दुपट्टे से साफ करते उन्होंने अली की जानिब देखा जो मतीबा को नंबर मिला रही थी। शम्स बाबा के साथ वो उनके छोटे से मकान में दाखिल हुई। आओ आओ बैठो, उन्होंने उसे दरवाजे पर साकित होते देखकर कहा। मुंजा, अरे ओ मुंजा की माँ। वो दो मुख्तलिफ लोगों को पुकारते अंदर दाखिल हुए। एक जानिब से एक लड़की और एक 50 से 60 की लगभग एक औरत सहन में आई। अरे ये कौन है?
दोनों ने सर से पांव तक चादर में लिपटे उस नस्वानी वजूद की जानिब इशारा किया जिसकी आंखें रोने के बाद सूज चुकी थी। हमारे ऑफिस में काम करती है, न जाने क्या हुआ है, बस ऑफिस से निकल कर रोज आ रही थी, सोचा घर ले आऊँ। तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है, अभी नई नई हमारे ऑफिस में आई है। शम्स ने एक चारपाई पर उसे बिठाते हुए मुंजा की माँ को इतना बताया जितना वो समझ सका था। अच्छा अच्छा, मुंजा जा पानी ले आ बहन के लिए और रोटी भी डाल। उन्होंने चारपाई पर मतीबा के करीब बैठते मुंजा को हुक्म दिया। क्या हुआ मेरी धी को, हैं माँ बाप कहाँ होते हैं तेरे, घर कहाँ है? उसके कंधे को मोहब्बत से एक हाथ से सुलाते वो उससे अंदर का गुबार निकालने पर मजबूर कर रही थी। माँ बाप के जिक्र पर ही वो बिखर गई। उन्होंने मोहब्बत से उसे समेट लिया। ना मेरी धी, तू परेशान ना हो, हमारे लिए तो मुंजा की तरह ही है, बता क्या हुआ है? अपने साथ लगाते उन्होंने फिर मोहब्बत से उसे हकीकत बताने पर उकसाया और फिर मतीबा सब बताती चली गई। अरे मार हो अल्लाह की ऐसे बाप पर, तुफ है, ऐसी परियों सी बेटियों की कोई बोलियां लगाता है। उनका बस नहीं चल रहा था कि फाइक कहाँ से उनके सामने आए और वो उसका गला दबा दे। कैसे कैसे जानवर इस दुनिया में है। शम्स जो अंदर कमरे में बैठे उसके सब रुदात सुन चुके थे, बाहर आते उसके सर पर हाथ फेरते अफसुर्दगी से बोले, तू अपने माँ को फ़ोन कर, बेचारी परेशान होगी तेरे लिए, उसे बता तू अपनों में ही है, गम ना करे वो। मुंजा की माँ ने जिस मोहब्बत से कहा, मतीबा फिर से सिसक उठी। आपका बहुत शुक्रिया, वो कहे बिना न रह सकी। कैसे उनकी मोहब्बतों का जवाब देती उसे समझ नहीं आ रही थी। ले जल्दी ना हो तो, माँ बाप को कौन शुक्रिया कहता है? कुछ लोग कितने अजीम होते हैं, चंद पलों में कितने बेलौस रिश्ते बना लेते हैं। मतीबा ने मोहब्बत से उन्हें देखा। उसी लम्हे रफ़िया का फ़ोन आ गया। उसने उन्हें शम्स और उनकी फैमिली के बारे में बता दिया। ला मेरी बात करवा, मुंजा की माँ सुमेरा ने मतीबा से फ़ोन लिया। बहन तुम फिक्र ना करो, जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम्हारी बेटी हमारे पास महफूज है। ये मेरे लिए मेरी बेटी की ही तरह, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। वो रफ़िया को तसल्लियाँ देने लगी। फ़ोन बंद करते ही मुंजा ने खाना रख दिया। मुंजा किस कदर बातूनी लड़की थी, जल्दी ही मतीबा के साथ घुल मिल गई। अभी खाना खाकर फारिग ही हुए थे कि रफ़िया का एक बार फिर फ़ोन आ गया। मतीबा वो तेरे डॉक्यूमेंट्स दे गया है, तू अभी चंद दिन ऑफिस ना जा, तेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी उसी में था, उन्हें तेरे ऑफिस का पता चल गया है। रफ़िया के बताने पर मतीबा को लगा एक और मुसीबत उसके सर पर आ खड़ी हुई। अम्मा मगर मैं सर को क्या कहूँगी? मतीबा फिक्रमंदी से बोली। बस तू कुछ भी बहाना लगा देना, मगर मेरा बेटा अभी चंद दिन ना जा, मुझे उम्मीद है वो कल ही वहाँ आएंगे। रुफिया ने अपना खदशा जाहिर किया। अच्छा कुछ करती हूँ। मतीबा मखमसे में पड़ गई। अब क्या हुआ? फ़ोन बंद करते सुमेरा ने उसकी परेशान सूरत देखकर सवाल किया। उसने तमाम किस्सा बता दिया। तुम ऐसा करो, अपने बॉस को अभी फ़ोन करो और उन्हें कहो कि तुम्हें फैमिली के किसी काम की वजह से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया है। मुंजा लगभग उसी की उम्र थी फ़ौरन उससे हल बताया। हाँ ये ठीक है। सुमेरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मगर बाबा आपने किसी को नहीं बताया ऑफिस में कि मैं यहाँ हूँ? मतीबा ने शम्स को देखा। अरे पगली मैं क्यों बताऊँगा, तू फिक्र ना कर। उन्होंने उसे तसल्ली दिलाई। ओके मैं सर को कॉल करती हूँ। मतीबा ने रईत का नंबर ढूंढकर उसे फ़ोन मिलाया। कुछ देर पहले ही वो रात का खाना खाकर फारिग हुआ था और अब इस वक्त टीवी पर कोई सियासी टॉक शो देखने में मसरूफ़ था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा था। टांगे सामने सेंटर टेबल पर रखी हुई थी। एकदम मोबाइल की आवाज़ पर उसने साइड टेबल पर रखा। मोबाइल उठाकर कॉल करने वाले का नाम देखा। मिस मतीबा का नाम देखकर वो चौंका। उस वक्त मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। चौथी बेल पर कॉल उठाई। हेलो, रईत की गमगीर पुर दूसरी आवाज़ जानिब मतीबा थोड़ा घबराई। हेलो सर, मैं मतीबा बात कर रही हूँ। आवाज़ में अभी तक नमी घुली थी जो रईत जैसे ज़हीन बंदे से हरगिज़ छुपी नहीं रह सकी। जी जी मिस, खैरियत? इस वक्त क्यों कॉल की? रईत ने अपनी हैरत उस पर आशिकार की। वो सर, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, कुछ इमरजेंसी हो गई है, मैं इस शहर में नहीं हूँ। अपना लहजा मजबूत करते मतीबा ने मतलब की बात की। छुट्टी? मिस अभी आपको ज्वाइन किए महीना पूरा नहीं हुआ और आप दूसरी बार 2-3 दिन की छुट्टी ले रही हैं। ऐसे ही रहा तो जॉब कैसे चलेगी? रई ने नागवारी से कहा। जी सर, मैं जानती हूँ कि यह गलत है, मगर प्लीज़ बस इसके बाद छुट्टी नहीं करूँगी, प्लीज़ सर। मतीबा उसे हर सूरत मनाना चाहती थी। रई चंद लम्हे लब भींचे फैसला करता रहा कि क्या करे। ओके बट दिस इज़ लास्ट टाइम। प्रोबेशन पीरियड तक अब आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या फैमिली में कोई और इशू हो। रईत बेलचक लहजे में बोला। जी सर, आइंदा नहीं होगी। मतीबा ने यकीन दहानी करवाई। ओके गुड, अल्लाह हाफिज़। रईत ने ठहरे हुए लहजे में खुदा हाफिज़ कहा। मिल गई छुट्टी? मतीबा के फ़ोन बंद करते ही मुंजा ने बेसब्री से पूछा। हाँ मगर बहुत गुस्से में थे।
मतीबा ने मुंह लटका कर कहा, कोई बात नहीं, मगर ये सब ज़रूरी था। सुमेरा ने उसे तसल्ली दिलाई। चलो अब लेटो तुम दोनों। दोनों को हदायत करते वो उठ खड़ी हुई। मुंजा के कमरे में एक इजाफी चारपाई थी। मुंजा ने उस पर बिस्तर बिछाकर वो मतीबा को लेटने के लिए दे दी, मगर नींद किसी को आनी थी। मतीबा ने पहले नमाज पढ़कर शुक्राने के नफल अदा किए। जिस अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई थी उसका शुक्रिया तो मतीबा पर वाजिब था ना। ये हंगामा कैसा हो रहा है? रईस थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था। जवाद को बुलाकर मतीबा का काम हैंड ओवर किया। अभी 2-3 दिन तक वो नहीं आएगी। तुम किसी और से उनका ये काम करवा लो कर मुझे आज वापसी से पहले रिपोर्ट करना। ऐश ग्रे कलर के सूट के बटन खोलकर अपनी सीट पर बैठते हुए उसने जवाद को हदायत दी। जी सर। जवाद के मुंह में एक सवाल आते आते रह गया। वो शुरू से रईस के साथ काम कर रहा था। उसने पहली बार रईस को किसी को इतनी छूट देते हुए देखा था। नहीं तो जो कोई भी होता अगर यूँ पहले महीने छुट्टियाँ करता तो रईस उसे कभी बख्शता नहीं था। जवाद ये भी जानता था कि दिल फेंक बंदा हरगिज़ नहीं है और ना ही मतीबा कोई बहुत परिविश चेहरा वाली लड़की थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों के साथ रईस काम करता रहा था, मगर वो किसी को मामूल सी छूट भी कभी नहीं देता था। तो फिर मतीबा में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि रईस उसकी गैर जिम्मेदाराना तबीयत को बर्दाश्त कर रहा था। मगर ये सब जवाद सिर्फ सोच सकता था, कहने की हिम्मत नहीं थी। अभी रईस ने काम शुरू किया कि बाहर उसे किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन मरियम की एक्सटेंशन डायल किया। हेलो सर, मरियम अलर्ट अंदाज में बोली। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? उसके लहजे से नागवारी साफ जाहिर हो रही थी। सर, वो मतीबा के कोई रिश्तेदार आए और वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं। मरियम के बताने पर वो एकदम चौंका। उसके रिश्तेदार यहाँ क्या करने आए हैं? और आपने उन्हें बताया नहीं कि वो 2-3 दिन की छुट्टी पर है? रईस को किसी खतरे की बू महसूस हुई। जी सर, मैंने बताया है, मगर वो बाजिद है कि आपसे मिलना है। मरियम ने घबराए हुए लहजे में कहा। ओके, आप भेजिए उन्हें अंदर। रईस की पेशानी पर बेशुमार शिकने दर आई। रात की मतीबा की कॉल याद आई। कुछ देर बाद ही उसके ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर 3 से 4 आदमी अंदर आए। 2 गनमैन थे और 2 शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे, बड़े हुए बालों के साथ करख्त चेहरे। जी। रईस ने उन्हें बैठने तक का ना कहा। स्पार्ट चेहरा लिए वो अपनी कुर्सी पर आरामदेह अंदाज में बैठा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे बामुश्किल उनकी मौजूदगी अपने ऑफिस में बर्दाश्त कर रहा हो। देखिए सर जी, मेरी बीवी यहाँ जॉब करती है। मेरी इजाज़त के बगैर उसकी माँ ने उसे जॉब करने दी। उसकी बात के आगाज़ ने ही रईस को लम्हा भर को गुमसुम कर दिया। बीवी? बाकी की बात तो उसने शायद ही सुनी हो। ओह जी, मनकुहा है मेरी, अभी रुखसती नहीं हुई। तो क्या हुआ, निकाह तो हो चुका है ना? शाहब बिना इजाज़त कुर्सी घसीट कर मूंछों को ताव देते ऐसे बैठा जैसे ऑफिस उसी का तो हो। मुझे इल्म नहीं था इसके बारे में। रईस अब की बार चेहरे के तासुरात पर काबू पाकर बोला। ओ छड्डो जी, इन जनानियों को वैसे ही दर दर की ठोकरें खाने की आदत होती है, मुंह मारी करती फिरती हैं। उसकी बात का मफहूम समझकर रईस के चेहरे पर नागवार तासुरात बिखरे। मतीबा इन सब वाहियात बातों के बरक्स थी। तो अब मैं इसमें क्या मदद करूं? ये आपका घरेलू मसला है, ऐसे वही हल करें। मेरे ऑफिस आकर ये सब हंगामा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मतीबा तो आज ऑफिस ही नहीं आई, बल्कि 2-3 दिन की छुट्टी पर है। रईस कुर्सी सीधी करके टेबल पर बाजू जमाते संजीदगी से बोला। कमीनी। शहाब के मुंह से गाली निकली। एक्सक्यूज़ मी। रईस ने किसी कदर तीखी नज़रों से उसे देखा। अरे ओ बॉस, अगर वो घर होती तो यहाँ तुम्हारे ऑफिस जूतियाँ चटखाने क्यों आता? बहुत ही बद तहजीबी तो क्या बदतमीज़ी का मुजाहरा करते वो रईस से मुखातिब हुआ। रईस के चेहरे पर फैलती नागवारी बतदरीज गुस्से की शक्ल इख्तियार कर रही थी। शहाब थोड़ा धीमा पड़ा। देखिए सर जी, आप इस मामले से दूर रहिए। उसकी माँ के साथ मिलकर अगर आपने कोई साजिश की है तो फिर मुझे भी घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है। आपके ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो गर्ज कर बोला। शाहब को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो 2 टके की लड़की बकौल उसके गई तो गई कहाँ। उसे रईस का पुरसुकून अंदाज भी खटक रहा था। ओ मिस्टर, ये धमकियाँ किसी और को देना अपने घर के मामलात बीच चौराहे में निपटाने से बेहतर है कि घर में निपटाइए। और वो कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे इससे सरोकार नहीं। वो मेरे यहाँ काम करती है, मैं उनके यहाँ नहीं कि खबर लेता फिरूँ। शाहब के अंदाज देखकर रईस का पुरसुकून अंदाज आखिर शोले बरसाने लगा। बहुत सुन ली आपकी बकवास, निकले यहाँ से। रईस ने कोई भी लगी लिपटी रखे बिना उसकी ठीक ठाक तवाज़े की। उसी लम्हे शाहब के गनमैन ने रईस पर गन्स तानी। बस दिखा लिया करतब, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं किसी बड़े को फ़ोन करवाकर तुम लोगों को लॉकअप की हवा लगवाऊँ। रईस का लहजा फिर से ठंडा ठार हो चुका था, मगर लहजे का सरपन शाहब को तैश दिला गया था। तुमसे तो मैं निबड़ लूँगा। शाहब ने कुर्सी से उठकर कंधों पर ली हुई चादर को दाएं जानिब से झटक कर बाएं जानिब ली। साथ ही साथ अपनी शोलाबार नज़रों से शाहब को देखा। जाइए। रईस ने हाथ से दरवाजे की जानिब इशारा करके उसकी अच्छी खासी तजलील की।
याद रखना, अगर वो तुम्हारे पास से बरामद हुई तो अच्छा नहीं होगा। जाते जाते भी वो उसे धमकी दिए बिना न रहा। वो मेरे पास अगर होती तो कभी तुम जैसे दरिंदों को देता भी ना। रईस ने उसकी शररबार नजरों में अपनी सर नजरें गाड़ी। रास्ता उस तरफ है। वह अचकाकर दोबारा उसे ऑफिस से जैसे दफा होने का इशारा किया। वो धप धप करता ऑफिस से बाहर जा चुका था। रईस की पुरसोच नजरों ने उसका पीछा किया। वो ये ना कह सका कि अगर वो तुम्हारी बीवी है तो फिर तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर होगा, फ़ोन करो, या अगर नंबर नहीं उठा रही तो फ़ोन से ट्रेस करो। कुछ तो गड़बड़ है। रईस ने आंखें सुकेड़ी। क्या बात है, जब से आए हो परेशान लग रहे हो। शाम ढले। जब घर पहुंचा तब से रात सोने तक वो गुमसुम था। रोजाना की तरह ना किसी से खास बातचीत की, ना ही खाना सही से खाया, ऐसे जैसे किसी सोच में डूबा हो। सुमेरा कब से नोट कर रही थी मगर मुंजार मुतीबा के सामने शम्स को टोका नहीं। तुम कैसे मेरी रग रग से वाकिफ हो जाती हो। शम्स ने चारपाई पर लेटे लेटे ही हौले से मुस्कुराकर पूछा। बाजू मोड़कर सर के नीचे रखा, चेहरा दाएं जानिब किए सुमेरा को देखा। वो अपनी चारपाई पर लेटी करवट शम्स की जानिब मोड़े पूछ रही थी। एलो, इतने साल इकट्ठे बिताने के बाद भी ना समझती। चारपाई पर उठकर बैठते जैसे उसने शम्स की अकल पर मातम किया। हाँ, आज का दिन बहुत परेशान कुन था। शम्स ठंडी आ भरते उठ बैठा। क्या मतीबा की वजह से। सुमेरा की बात पर शम्स ने सर असबात में हिलाया। जिन लोगों में उसके बाप ने उसे बेचा है वो लोग आज ऑफिस आए थे। शम्स ने सरगोशीनुमा आवाज़ में सुमेरा को बताया। हाय, मैं मर गई। फिर वो परेशान चेहरा लिए शम्स को देखने लगी। खूब हंगामा किया कि मतीबा को निकालो, कहाँ है वो। फिर सर से मिले। सर ने अच्छी तरह झाड़ पिलाकर निकाल दिया। कह रहा था कि मतीबा उसकी मनकुआ है। शम्स के तफसील बताने पर सुमेरा ने हैरत के मारी उंगली दांतों में दबाई। या अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अब क्या होगा। मगर उसका निकाह तो हुआ ही नहीं। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। और ये झूठ तो खुल जाएगा। सुमेरा ने अपने तई पते की बात की। बात तेरी दुरुस्त है, मगर जो लोग इस हद तक गिर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तेरे ख्याल में वो मुतीबा के डॉक्यूमेंट्स क्यों लेकर गया होगा। शम्स के सवाल पर उसने उलझकर शाने चुकाए। इसीलिए कि उसमें मतीबा के साइन है, और ऐसे लोग 2 नंबर काम में माहिर होते हैं। उसने जाली निकाहनामा बनवा कर मतीबा के साइन किसी से भी कॉपी करवा कर दिए होंगे, वरना इतने वसूख से वो ये बात नहीं कर सकता। शम्स की बात पर वो दिल थाम कर रह गई। मेरे अल्लाह, लोग किस कदर शैतानी दिमाग वाले होते हैं। भला बताओ, बच्ची ने क्या कसूर कर दिया जो यूं पीछे पड़ गया। बस ऐसे लोगों के दिमाग का हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे जो असल परेशानी है वो ये है कि अगर उसके पास मतीबा का फ़ोन नंबर हुआ तो वो उसे ट्रेस करके कहीं यहाँ तक ना पहुँच पाए। सुमेरा को अब उसकी परेशानी, असल परेशानी समझ आए। और मैं और तुम ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। शम्स ने मजीद कहा। तो क्या हम उस बच्ची को घर से निकाल दें। ऐसे कैसे कर सकते हैं। सुमेरा को उसकी बात नागवार गुजरी। अरे भली लोग, मैंने ये नहीं कहा कि उसको यहाँ से निकाल दें, मगर मुझे एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने साहब से ये सब बात करूं। यकीनन उनके बहुत ऊंचे लोगों से रवाबित है, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। शम्स की बात पर वो सोच में पड़ गई। और अगर तुम्हारे साहब ने मतीबा को उनके हवाले कर दिया। सुमेरा का सवाल जायज़ था। नहीं, इतने सालों में उनके यहाँ नौकरी करके इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि वो मददगारों की हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। शम्स के यकीन भरे अंदाज पर भी सुमेरा शशोपंज में थी। चलो फिर, अल्लाह का नाम लेकर कल बता दो। मैं भी अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि उस बच्ची के हक में जो बेहतर है वो कर दे। सुमेरा ठंडी सांस भरकर लेट गई। शम्स भी दिल में तहिया करके लेट गया। मैं उससे नहीं छोड़ूंगा ऐसे। शाह वापस आकर गुस्से से इधर से उधर फिरते हुए बुड़बुड़ा रहा था। अबे मैं तो कहता हूँ दफ़ा कर उसे। कौन सी ऐसी हूर परी है कि तू उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाना चाहा। अरे हट, मुझे चेहरों से कोई सरोकार है भी नहीं, मगर मुझे जो चीज़ तहश दिला रही है वो नाकामी है। मैं कभी किसी को हासिल करने में नाकाम नहीं हुआ, तो उस गुर्बत की मारी ने मुझे कैसे इतना बड़ा धचका दे दिया। दोस्त का हाथ कंधे से बुरी तरह टाते, एक हाथ का मुक्का दूसरे पर मारते उसने दांत किचकिचाए। और उसका बॉस देखना, वो कैसे मुझे आंखें दिखा रहा था। मेरी दहशत से लोग कांपते हैं। मिनट में उड़ाकर रख दूं मैं ऐसों को, मगर वो मुझे लॉकअप में बंद करवाएगा। शाब का गुस्सा रईस की बातों से किसी तौर कम नहीं हो रहा था। यार, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं कि तू उसके पीछे पड़ जाए। हाँ, मगर एक बात तुझे ज़रूर बावर करवाता चलूँ। रुस्तम के खामोश होते शाहब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जब इंसान की कम बख्ती आई हो ना, तो ऐसी ही छोटी बातें वजह बनती है। उसकी बात पर शाहब तैश में आकर उस पर हाथ उठाने ही लगा था कि उसका हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। ज़बान संभाल कर बात कर।
वो रुस्तम पर आंखें निकाल कर रहा, बोला, और तू अपना दिमाग संभाल। इस्तजाइया मुस्कुराहट उस पर उछालता वो शहाब के अड्डे से बाहर निकल गया। सर जी, आपसे एक बात कहनी है, अगर इजाज़त हो तो। अगले दिन लंच टाइम पर शम्स रईद के ऑफिस पहुंच गया। अरे अरे, आइए ना बाबा। रईद हमेशा उसे बहुत इज्जत से बुलाता था। बैठिए ना। उसने कभी इम्तियाज़ नहीं रखा था, अपने और अपने मुलाजमों में इम्तियाज़ नहीं रखता था। शम्स को भी उसने इसीलिए रखा था कि वो पहले किसी सरकारी बैंक में सरकारी नौकरी करता था। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उसके पास इतने अखराजात नहीं थे कि वो सुकून से बैठकर खाता। पेट का ईंधन ख़त्म करने को वो सब्जियों और फलों की रेहड़ी लगाता था। रई ने एक बार उससे फल लिए। उसके बात करने के अंदाज से रईद को लगा कि वो कुछ पढ़ा लिखा है। 2-3 दिन मुसलसल उसे ना सिर्फ फल लिया बल्कि उससे बातचीत भी की, जिससे उसे मालूम हुआ कि वो मजबूरी में ये रेहड़ी लगाता है। रई ने उसे वहीं अपने ऑफिस के गार्ड के तौर पर रखने का सोचा और जल्द ही अपनी सोच को अमली जामा पहनाया। ऑफिस के पास ही उसकी रिहाइश का भी इंतज़ाम कर दिया। इसके अलावा मेडिकल फ्री कर दिया और भी बहुत सी मराहत वो उसे देता रहता था। शम्स उसकी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर टिक गया। सर जी, वो मुझे मतीबा बेटी के बारे में कुछ बताना है आपको। शम्स की बात सुनकर वो बुरी तरह चौंका। क्या मतलब? वो उलझा। सर जी, वो मतीबा बेटी मेरे घर पर है। शम्स सर झुकाए उसे हकीकत बताने लगा। क्या? रईद हैरत ज़दा से बोले। जी साहब, वो। और फिर शम्स रईद को उस रात की हर हकीकत बताता चला गया। रईद सर थाम कर रह गया। ये कौन सा मुआशरा है जहाँ हम सांस ले रहे हैं? एक लड़की को उसकी लड़की होने की सज़ा मिल रही है और हम उसे आज़ादी का नाम दे रहे हैं। एकदम रईद को लगा उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। हब्स बढ़ रहा था। आपने मुझे उसी दिन कॉल क्यों नहीं की? रईद कुछ देर बाद बात करने के काबिल हुआ। शम्स से शिकवा किया। साहब, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इस तरह आकर हंगामा करेंगे। शम्स ने शर्मिंदगी से कहा। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शाम में आपके घर आऊँगा, मगर ये बात अब आपने यहाँ किसी को नहीं बतानी। रई ने उसे तनबीह की। नहीं साहब, आप बेफिक्र रहिए। शम्स कहते साथ ही उठ गया। शाम में रईद शम्स के घर मौजूद था। पहले भी 1-2 बार वो गया था, इसीलिए सुमैरा और मुंजा उसे पहले से जानती थी। कैसे हैं भाई? मंजा से पहली बार मिलते ही रईद ने उसे सर या साहब कहने की जगह भाई कहने का हुक्म दिया। बिल्कुल ठीक गुड़िया, तुम कैसी हो? मतीबा भी मंजा के कमरे में थी जब उसे बाहर रईद की आवाज़ सुनाई दी, जो मंजा से बातें करता हुआ बाहर रखी चारपाई पर ही बड़ा जवान हो चुका था। साहब, अब कैसे आए? सुमेरा भी दाएं जानिब बने छोटे से किचन से निकलकर बाहर आई। बस कुछ ज़रूरी काम था। मतीबा परेशान हुई, बाहर जाए कि नहीं। उसे तो वो कह चुकी थी कि वो इस शहर में ही नहीं थी। क्या पता था कि वो यहाँ भी आता होगा। शम्स भी अंदर आ चुका था। अरे कोई ठंडा पानी लाओ ना साहब के लिए। शम्स ने बेबी को घर का। बस ठंडा पानी होना चाहिए, मैं बोतल नहीं पीता। रई ने सुमेरा को हदायत की। चाय तो पियेंगे ना? सुमेरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। जी जी बिल्कुल। रई ने फ़ौरन सरसबात में लाया। बाबा, मतीबा को बुलाइए, रई ने शम्स से कहा। मतीबा उसकी बात सुनकर शशदर रह गई। वो क्या कह रहा था? उसको बुलाने का क्यों कह रहा था? वो परेशान हुई। और शम्स बाबा ने क्या बता दिया उसे मतीबा की मौजूदगी का? मतीबा परेशान हो उठी। शम्स कमरे की जानिब बढ़ा। बिटिया, बाहर आइए। शम्स दरवाज़ा खटखटाकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो परेशान चेहरा लिए बैठी थी। आपने सर को बता दिया? वो बेयकीन नज़रें उस पर गाड़ी दुखी लहजे में बोली। बिटिया, बाहर आइए, फिर बताता हूँ आपको। शम्स इसरार करने लगा। मतीबा का दिल बुरा हो गया। बादल नख्वास्ता वो बाहर आई। रई ने बाहर जाने मौजूद कमरों में से एक में से मतीबा को बाहर आते देखा, जो इस वक्त मंजा की हरी रंग की शलवार कमीज़ पर ही अपनी स्किन चादर लपेटे मध्यम चाल चलती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम। मतीबा ने नज़र उठाकर सामने बैठे रईद को एक नज़र देखकर सलाम किया, जिसकी शिकायती नज़रें मतीबा पर टिकी थी। वालेकुम अस्सलाम। मतीबा उसके सामने रखी चारपाई पर बैठ गई। अगर इतनी टार्जन नहीं है तो दूसरों को अपनी मदद के लिए पुकारने में कोई हर्ज नहीं होता। रईद तो जैसे भरा बैठा था। मतीबा ने उसकी शिकायती अंदाज पर हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा। उस रात अगर आप मुझे फ़ोन पर ये सारी सूरत हाल बता देती तो आपको यूँ छुपना न पड़ता। रईद की बात पर वो तल्खी से मुस्कुराई। मैं आपको जानती ही कितना कि ये सब आपको बताती। मतीबा की बात पर रईद ने वह अचकाकर उस बेअतबारी पर हैरानगी का इजहार किया। शम्स बाबा को जानती थी क्या? रईद के सवाल पर वो नज़रें झुका गई। बिटिया, कल शहाब ऑफिस आया था और उसने बेहद हंगामा किया था, इसीलिए मुझे साहब को सब बताना पड़ा। शम्स ने मतीबा को वो हकीकत बताई जिसके सबब उसने रईद को मतीबा के ठिकाने के बारे में बताया। क्या? मतीबा की हवाइयाँ उड़ी। जी, और वो आपको अपनी मनकोहा भी डिक्लेयर कर रहा था। रईद के बताने पर वो और परेशान हुई। मगर मैं तो उसको जानती तक नहीं, वजह के निकाह। मतीबा ने अपनी बात क्लियर करना चाहिए। आजकल के ज़माने में क्या नहीं हो सकता। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर ही
इसीलिए गया था कि आपके साइन को कॉपी करके जाली निकाहनामा बनवा ले। रईद के बताने पर वो सर थाम कर रह गई। अब क्या करूं? उसका जहन हकीकत में माऊफ हो चुका था। उसे लगा वो गर्दाव में फंसती जा रही है। अल्लाह बेहतर करेगा। वो तो शुक्र है शम्स बाबा ने आपके बारे में मुझे बता दिया। कोई हल निकालते हैं, आप परेशान ना हो। रई ने एक बेजरन मगर किसी कदर गहरी निगाह उस पर डाली। रात में उसने कुछ सोचकर हसन को फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं? 2-4 दिन से उसकी बात नहीं हो पाई थी, वो भी कुछ मसरूफ़ थे। वालेकुम अस्सलाम। बाबा की जान लगता है बहुत मसरूफ़ हो गए हो। बाबा भी भूले हुए थे चंद दिनों से, उन्होंने शिकवा किया। सॉरी बाबा, बस कुछ मसरूफियत थी और फिर एक मसला दरपेश आ गया तो आपको कॉल नहीं कर सका। माजरत ख़वाना लहजे से ज़्यादा मसले वाली बात ने उन्हें यकदम परेशान किया। खैर हो, क्या हुआ है बेटी? वो फिक्रमंद हुए। रईस ने मतीबा से मुतलिक एक एक बात उन्हें बताई। वल्लाह, सुनकर रूह काम गई। हमारे माशरे में अभी भी ऐसी सफाकी अपने अरूज पर है। जिस उम्मत में अल्लाह ने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा, वहाँ अभी भी ऐसे बाप हैं जो उन्हें अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसानियत पर अफसोस होता है। बेटियों के तो इस कदर हकूक़ है और यहाँ लोग उन्हें ही चारा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत दुख हुआ उस बच्ची के लिए। हसन का अफसुर्दा लहजा रईद को भी अफसुर्दा कर गया। ऐसे लोगों को तो चौराहे पर लटका कर कूड़े मारने चाहिए, मगर अफसोस इसी बात का है कि ऐसे ही लोग खुलेआम दनदनाते फिरते हैं। अरे बेटियां तो दुनिया की मैली नज़रों से छुपा कर रखने वाली होती हैं, ऐसे सरेआम कोई उनको बेचता है? बेटा, तुम जिस हद तक हो सके उस लड़की की हिफाजत करो। उनके लहजे का दुख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा, मैंने एक फ़ैसला किया है, अगर आप उसमें मेरा साथ दें। रई ने अब फ़ोन करने का असल मकसद बताने का फ़ैसला किया। हाँ बेटा, ज़रूर बताओ, उन्होंने उसे इजाज़त दी। बाबा, जिस तरह वो शख्स नकली निकाहनामा बनवा चुका है, हमारे यहाँ के जाहिल जज और वकील चंद हज़ारों और लाखों के अवज़ उसे असल ही मान लेंगे। आप जानते हैं इस मुल्क में चंद पैसों के बदले किसी को भी ख़रीदा जा सकता है। रईद की बात से उन्हें 100% इत्तेफाक था। मैं उस लड़की के साथ निकाह करना चाहता हूँ ताकि एक मजबूत रिश्ते में बंध कर मैं बेहतर अंदाज में उसकी मदद कर सकूँ, क्योंकि वो शम्स बाबा के घर भी तभी तक महफूज है जब तक उन दरिंदों को उसका इल्म नहीं। अगर उन्हें इल्म हो गया तो मुझे डर है कि वो उसे वहाँ से अगवा करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। रई ने अपनी बात उन्हें समझानी चाहिए। बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा है कि उस लड़की की जिस हद तक जाकर हिफाजत कर सकते हो करो। मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सोच बेहद अच्छी है, मगर एक बात का ख्याल रखना। उसकी सोच को सराहते हुए वो उसे तहबाना अंदाज में बोले। जी बाबा, बोलिए। बेटा, निकाह करते वक्त उस लड़की को ये यकीन दिलाना कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, और अगर उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो बच्ची इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहे तो भी उसकी मर्ज़ी। ये इकदाम तुम उसे बचाने के लिए कर रहे हो, उसे एक और अनवांटेड रिश्ते में बांधने के लिए नहीं कर रहे। हसन की बात का मकसद वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। जी बाबा, ये निकाह सिर्फ उसे बचाने के लिए होगा। रई ने कुछ तवक्कुफ़ के बाद उन्हें यकीन दहानी करवाई। क्या आप शामिल हो सकेंगे? उसने एक और मुद्दा बयान किया। बेटा, यहाँ कुछ ज़रूरी अमूर ऐसे आ गए हैं कि मैं चाहते हुए भी निकल नहीं सकता, मगर उसका एक हल ये हो सकता है कि तुम स्काइप पर लाइव वीडियो की मदद से मुझे अपने निकाह में शामिल कर लो। उन्होंने फ़ौरन हल पेश किया। जी ज़रूर बाबा, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। मैं तो बहुत सी गलतियाँ कर चुका हूँ, मगर तुम हवा की बेटी को बचा लेना, उन्होंने कहा भर कर कहा। रईद साह में छुपे गम से वाकिफ़ था। बाबा, आप उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ? रईद उन्हें उसी मौजू की जानिब आज फिर से ले आया जिससे वो हमेशा इज्तनाब बरतते थे। मेरी एक ज़रूरी कॉल आ रही है, फिर बात करते हैं। वो फिर से पहलू तही कर गए। रई ने एक बेबस निगाह मोबाइल पर डाली, जहाँ अब फ़ोन बंद होने के बाद टू टू की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन वो फिर ऑफिस के बाद शम्स के घर मौजूद था। शम्स से वो निकाह वाली बात कर चुका था। अब मसला ये था कि मतीबा से बात कौन करता। उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। रई ने खुद ही बात करने का फ़ैसला किया। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी ही दोबारा चक्कर भी लग गया। मुंजा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, लतीफ़ सा तंज किया। बस देख लो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। रई ने उसके सर पर चुपत लगाते कहा। बैठिए। उसने चारपाई पर उसे बैठने का कहा। तुम्हारी दोस्त और अम्मा कहाँ हैं? रईद को वो दोनों नजर न आए तो बोला, अम्मा नज़दीकी दुकान पर गई है, मतीबा शायद असर की नमाज़ पढ़ रही है। उसने तफसील से रईद को बताया। उसी असना में सुमेरा भी आ गई। कैसे हैं साहब? अंदर आते रईद के सलाम का जवाब मोहब्बत से देते वो बोली, कितनी बार आपको कहा है साहब ना कहा करिए, बेटा कहा करें। रईद खफकी भरे अंदाज में बोला, क्या करूं, बस ज़बान पर ही चढ़ा है। भाई को कुछ खिलाया पिलाया है या मुंह उठाकर खड़ी है? रईद से मुखातिब होते एकदम सुमेरा को मेहमान नवाजी का ख्याल आया तो मुंजा के लते लिए। अभी अभी तो आए हैं। रईद के सामने ऐसी शामत आते देखकर मुंह फुला गई।
नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है। मुंजा मतीबा को बुलाओ और आप भी यहाँ बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रई ने संजीदगी से सुमेरा को अपने सामने रखी चारपाई पर बैठने का कहा। मुंजा मतीबा को बुला लाई, जो नमाज ख़त्म किए दुआ मांगने में मसरूफ़ थी। रईद भाई तुम्हें बुला रहे हैं। कमरे में आती मतीबा से मुखातिब हुई। वो जाए नमाज समेट कर धड़कता दिल लिए बाहर आई। न जाने अब शहाब ने क्या कर दिया। परेशानी अरूज पर थी, खुद से ही मुखातिब होती बाहर आई। उसे बाहर आता देखकर रईद ने झुका सर उठाया। मतीबा ने नज़र मिलते ही सलाम किया। कैसी हैं आप? सलाम का जवाब देते उसने अनूस संजीदा लहजे में पूछा। ठीक, वो मुख्तसर सा जवाब देती सुमेरा के करीब ही टिक गई। मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ख़ास तौर से मतीबा की राय और उनकी इजाज़त चाहिए। उसकी बात पर तीनों ने चौंक कर उसे देखा। रई ने एक नज़र मतीबा पर डालकर मोड़ ली। मैंने इस सब मसले का एक हल यही निकाला है कि मतीबा का किसी से निकाह करवा दिया जाए, ताकि एक मजबूत रिश्ते में बंध कर उनका शौहर बेहतर अंदाज में शहाब का मुकाबला कर सके। रईद की पहली बात पर वो जो सर झुकाए बैठी थी झटके से सर उठाया, क्योंकि उसका निकाह जाली साबित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अगर उसे इस घर का इल्म हो गया कि आप यहाँ छुपी हुई हो, तो वो यहाँ आने में एक पल की देर भी नहीं लगाएगा। और शम्स बाबा और ये लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं कि आपको बचा सके, ना ही मैं आपको बचा सकूँगा, क्योंकि चाहे जाली सही मगर बहरहाल वो निकाह के पेपर्स हैं। अब की बार रईद मतीबा से मुखातिब हुआ, जो गुमसुम हो चुकी थी। निकाह कौन करेगा इससे? आखिर उन तीनों में से सुमेरा ने खामोशी तोड़ी। मैं। रईद की बात पर मतीबा ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा। क्या कह रहे हैं आप? भला आखिर वो बोल पड़ी। मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए अजीब है, मगर मैं इससे ज़्यादा मुखलिस तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकता। और ये सिर्फ निकाह है ताकि आपकी हिफाजत करते वक्त कोई कानून मुझे चैलेंज ना करे कि तुम किस रिश्ते से इस लड़की की मदद कर रहे हो। आप खुद सोचिए, ऐसे में मैं क्या जवाब दूंगा? रई ने खुलकर बात की। मतीबा शशोपंज में मुब्तला थी। मेरे ख्याल में रईद ठीक कह रहा है। इस सब के बगैर हम तुम्हें उन दरिंदों से नहीं बचा सकते, और तुम कब तक यूं चुप कर रहोगी? सुमेरा ने उसे हकीकत का सामना करवाया। मगर ये कैसे, मतलब मैं ये कैसे कर लूँ? तीनों उसकी कैफियत समझ रहे थे। यूँ उसकी कंपनी का बॉस उसकी जान बचाने को अपने आप को पेश कर दे तो मकाम में हैरत ही था। एक जानिब मर्द का इतना भयानक चेहरा, उसके बाप और शहाब की सूरत था, तो दूसरी जानिब उसी सिंध का ऐसा रहमदिल चेहरा शम्स और रईद की सूरत था। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही शहाब वाला मामला क्लियर होगा, उसे जेल हो जाएगी, तो मैं इस निकाह को ख़त्म कर दूंगा। रई ने उसे यकीन दिलाया कि वो ये सब वाकई उसकी मदद करने के लिए कर रहा है। और आपके घर वाले, क्या वो कुछ नहीं कहेंगे आपको यूं एक बेसहारा के लिए अपनी जान खतरे में डालने पर? मतीबा ने उलझ कर उसे देखा। वो क्यों कर रहा था? वो इतना अच्छा क्यों था? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे बाबा हैं, और उनकी इजाज़त लेने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रई ने ये मामला भी क्लियर किया। और आपकी मदर से भी मैं बात कर लूँगा। आप मुझे एड्रेस बता दें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और उन्हें भी प्रोटेक्शन में ले सकूं। रई ने सुमेरा और मुंजा के सामने ऐसे जाहिर किया जैसे रईद उसके घर के पते से नावाकिफ़ हो। हालांकि वो उसे एक बार छोड़कर भी आया था, मगर उसके अंदाज से मतीबा को समझ आ गई कि वो इस बात का जिक्र उन दोनों के भी सामने नहीं करना चाहता था, और मकसद यकीनन मतीबा की इज्जत रखना था, ताकि वो मतीबा को गलत लड़की न जाने। हम लोगों के अंदर की सोच नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कभी कभी मार खा जाते हैं। एहतियात हर जगह लाजमी होनी चाहिए, वो कोई बहुत अपना भी हो। रईद की मामला फहमी मतीबा को अच्छी लगी। मंजा, एक पेपर और पेन देना। मतीबा के कहने पर मंजा फ़ौरन कमरे में पड़ी। बेटा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का यकीनन बहुत अच्छा अजर देगा। सुमेरा आंखों की नमी साफ करते हुए बोली। वो कल की खुद परेशान थी, यूँ अचानक उस बच्ची के लिए अल्लाह ऐसा मजबूत सहारा भेजेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। रई ने सुमेरा की दुआ पर एक नज़र सामने बैठे झुके सर पर डालकर आमीन कहा। मंजा जैसे ही कॉपी और पेन लाई, मतीबा ने उस पर अपने घर के साथ मौजूद शमीम के घर का एड्रेस लिख दिया। बेटा, मेरा ख्याल है कि पहले तुम माँ से फ़ोन पर बात कर लो, बल्कि मैं कर लेती हूँ और उसके घर के हालात भी पता कर लेती हूँ। ये ना हो शहाब इसी बात की ताक लगाए बैठा हो कि कब तुम वहाँ जाओ, या कोई ऐसा ज़रिया वहाँ जाए जिससे होता वो तुम तक पहुँचे। और रईद को तो वो पहले ही साजिशी गर्दान चुका है। मंजा की बात पर उन तीनों ने सर हिलाया। बिल्कुल सही बात है, मैं तो इसके सामने आ चुका हूँ। ये ना हो हमारा प्लान इस तरह धरे का धरा रह जाए और वो मेरे वहाँ जाने पर किसी शक में मुब्तला हो जाए। रई ने सुमेरा की बात की तायद की। सही है ना, उसकी अम्मा से बात करके फिर हम तुम्हें बता देंगे। सुमेरा ने बात समेटी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रईद उठ खड़ा हुआ। अब हम आपके निकाह के छुआरे खाएंगे। मुंजा उसे छेड़ने लगी। रईद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर होकर मासूम हो गई, जबकि मतीबा का चेहरा लम्हा भर को सुर्ख हुआ। उसने नज़र इधर उधर करके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। अल्लाह सब बेहतर करे बस। सुमेरा ने दिल से दुआ दी। चलता हूँ।
रई ने मंजा को घुरी से नवाजा। वो खिलखिलाई,